हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं एक मैराथन सेशन ऑन टर्म्स एंड थ्योरीज ऑफ डेविएंस पे। तो आपको मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि हम इस टॉपिक में इस वीडियो में किस किस बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि डेविएंस एंड क्राइम है। उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक नॉर्म्स, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉर्म्स, फॉर्मल नॉर्म्स, कस्टम्स, फोकवे, मोरेज इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम सैंक्शंस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सैंक्शंस के बारे में बात करेंगे, डर्कहाइम की एनोमी थ्योरी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, और ये दो टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं इसमें किस टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते थे हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर मर्टन के 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशंस को पढ़ेंगे। फिर हर्शी के जो सोशल बॉन्ड थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से सोशल बॉन्ड को बरकरार रखा जा सकता है सोसाइटी में पीसफुलनेस के लिए, पीस के लिए, वो भी हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर लेबलिंग थ्योरी जो बेकर की है उसके बारे में बात करेंगे और प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएंस के बीच का भी डिफरेंस समझेंगे। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी विच वॉज गिवन बाय शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। सोशोलॉजी का जो शिकागो स्कूल है, या ये कह दीजिए उसको हम अर्बन सोशोलॉजी का भी स्कूल कहते हैं, उन्होंने ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी दी है उसके बारे में जानेंगे। फिर डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, फुको के जो सोशल कंट्रोल की थ्योरी है उसको समझेंगे, पेनोप्टिकल मॉडल को समझेंगे। स्टिग्मा, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप, इन सब के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इन सब के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम गॉफमैन के असाइलम एंड स्टिग्मा वर्क को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड फर्स्ट थिंग इज अबाउट कि डेविएंस और क्राइम में क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो डेविएंस इज बेसिकली वो बिहेवियर जो वायलेट करता है किसी सोशल नॉर्म को। सोशल नॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सोशल नॉर्म का मतलब है अनरिटन रूल्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लव मैरिज करना अलाउड नहीं है, अगर आप कर लेते हो फॉर एग्जांपल परिवार वालों के विरोध में जाके, तो आपको सोशल डिसअप्रूवल। में एक एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लव मैरिज का एग्जांपल लो, लव मैरिज जो है ना करना, ये कहीं रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये अनरिटन रूल है, ये अनसेड रूल है जो परिवारों में, सोसाइटी में एक तरीके से मुंह बंद है, बट सबको पता है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो नॉट नेसेसरली लीगल पनिशमेंट, जैसे कि एक्सेसिव पब्लिक टैटूज बनवा लेना या लाइब्रेरी में सिगरेट फूकना, ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसको सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, तो ठीक है ना। दूसरी चीज है क्राइम। क्या होता है क्राइम? होता है किसी इलीगल एक्टिविटी को करना। इलीगल एक्टिविटी, इसको बिहेवियर भी कह सकते हो, ठीक है ना, जो चीज कानूनी गुनाह हो, ठीक है ना, अपराध हो। तो वायलेटिंग द फॉर्मल लॉज। फॉर्मल लॉज क्या है? फॉर्मल लॉज जो है वो रूल्स जो रिटर्न में दे दिए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मर्डर, आपने सुना होगा मर्डर पे धारा लगती है, आईपीसी की धारा 300 लग जाती है। तो ये जो आईपीसी है, ये एक समझ लो एक बुक है, ऑफ कोर्स ये एक रूल बुक है जिसमें सभी क्राइम्स के से रिलेटेड कुछ ना कुछ धारा दे रखी है कि सेक्शन 300 के ये होगी, अगर आप क्या कहते हैं थेफ्ट करते हो, चोरी चकारी करते हो तो ये होगी, डकैती करोगे तो ये धारा आप पे लगेगी। तो ये सब रिटर्न रूल्स में आ चुका है और ये इलीगल है। डेविएंस क्या है? अनरिटन रूल्स का उल्लंघन करना, ठीक है ना। क्राइम क्या है? रिटर्न रूल्स का उल्लंघन करना, ठीक है ना, रिजल्ट इन द लीगल पेनल्टीज। तो थेफ्ट, असॉल्ट, डेविएंस करने पर ऐसा नहीं है कि आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा, आपको पीनल मतलब पनिशमेंट मिल जाएगी, पेनल्टी लगेगी, आप पे लीगल एक्शन होगा। यहाँ पे लीगल एक्शन वाला ऐसा कुछ चीज नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे कोई एक्सट्रीम केस चीज नहीं है, एक्सट्रीम वाली चीज नहीं है। बट जो क्राइम है उसमें ये चीज पक्का है कि आप पे लीगल एक्शन होगा ही होगा। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है ना। नॉर्म्स आर द एक्सपेक्टेड बिहेवियर और द रूल्स विद इन अ ग्रुप और अ सोसाइटी। नॉर्म्स वो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब जो आपसे आशा करी जाती है। जैसे कि मैंने कहा लव मैरिज ना करना, ये सोसाइटी बिरादरी आपसे आशा करती है, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये एक ऐसा रूल है जो कि एक सोसाइटी नहीं बनाया। हर सोसाइटी का कुछ ना कुछ नॉर्म होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। दे डिक्टेट व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल। जो लव मैरिज एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है ना गिवन सिचुएशन। नॉर्म्स कैन भी फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। नॉर्म्स की कैटेगरी, नॉर्म्स की जो खासियत होती है वो ये होती है, अगर हम नॉर्म्स या जैसे कह सकते हैं रूल्स को अगर हम अनरिटन रखें तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? इनफॉर्मल की कैटेगरी में आएंगे। बट अगर हम इनको लिख दें किसी किताब में, ठीक है ना, अभी मैं सबसे इजी लैंग्वेज लेके चल रही हूँ, कि अगर हम किसी किताब में लिख दें, लाइक फॉर एग्जांपल आईपीसी में रूल्स लिख दें, तो क्या होगा? फॉर्मल हो जाएंगे और वो लॉ में बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लॉ कह देते हैं। जो नॉर्म्स रूल बुक में लिख दिए गए, रिटर्न हो गए, तो वो लॉज बन जाते हैं, और जो नहीं लिखे गए हैं वो कस्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल नॉर्म्स क्या है? स्टैब्लिश्ड है, रिटर्न
रूल्स हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से सोसाइटी में क्या कहते हैं, इनका पैर जमवा दिया गया है। स्टैब्लिश का मुझे अभी हिंदी याद नहीं आ रहा। इनफॉर्मल नॉर्म्स क्या होते हैं? कैजुअल बिहेवियर्स दैट आर जनरली एंड वाइडली कन्फर्म टू। ओके, इनफॉर्मल नॉर्म्स वो होते हैं जो ऐसे बिहेवियर्स, कैजुअल मतलब अरे मतलब डे टू डे लाइफ में यू विल एक्ट, यू विल बिहेव इन अ सर्टेन काइंड ऑफ वे, जिसको सोसाइटी जिसकी मंजूरी देती है, और अगर आप ऐसे एक्ट्स नहीं करते हो, इसके कुछ विपरीतार्थक करते हो, तो आपका विरोध भी किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर कस्टम्स? कस्टम्स क्या होते हैं? तो इट रिफर्स प्राइमरली टू द प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन रिपीटेड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में लोहड़ी पर, ठीक है ना, लोहड़ी पर, लोहड़ी मनाने का, लोहड़ी तो वैसे त्योहार हो गया पंजाबियों का, बट लोहड़ी पर मान लीजिए कोई स्पेशल डिश बनती है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मानूं, ठीक है ना, तो मेरे परदादी बनाती थी, फिर मेरी दादी जी भी वही बनाती थी, फिर मेरी मम्मी भी वही, मतलब ये सब देखिए हमारी मतलब ये और भी इनके, हम इनके पूर्वज होंगे जो बनाते होंगे, ठीक है ना। ये डिश मैं ऐसा कहूँ कि ये डिश ना लोहड़ी पर हमेशा हमारे यहाँ बनती है, ठीक है ना। अगर मैं ये बात कहूँ कि हमेशा ही बनती है, हर घर में नहीं बनती होगी, हर पंजाबी के घर में नहीं बनती होगी, बट हमारे घर में बनती है, तो ये हमारे घर का क्या बन गया? कस्टम बन गया, एक तरीके से ट्रेडिशन बन गया। हैव बीन रिपीटेड बाय द मल्टीट्यूड ऑफ जनरेशन, प्रैक्टिसेस दैट टेंड टू बी फॉलोड सिंपली बिकॉज दे हैव बीन फॉलोड इन द पास्ट। ये हमने जो डिश आज भी बन रही है लोहड़ी पे, इस बार भी जनवरी में बनी, वो किस लिए बनी? क्योंकि ये पास्ट में भी बन रही थी। कस्टम्स आर जनरली कंफ्यूज विद हैबिट, कस्टम्स को हम हैबिट से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए जो हैबिट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल होती हैं, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी हैबिट है हर चीज़ में ठीक है करना, ठीक है ना, बट आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पूरी फैमिली की आदत है या मेरे पूरे खानदान की आदत है ठीक है करना, ठीक है ना। तो ये हैबिट है जो कि इंडिविजुअल है, और जो कस्टम होता है वो हम ग्रुप लेवल पे देखते हैं, कि ग्रुप या सोसाइटी लेवल पे, एक बड़े मास लेवल पे अगर हम देखें तो उसको हम कस्टम कहेंगे। ओके, तो फोकवेज क्या होते हैं? फोकवेज को हम शुड बिहेवियर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? शुड बिहेवियर, जिसका पालन हमें करना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे घर में, मेरा भाई है, कोई हमारे घर में बड़े आए, तो मेरे हमारे घर में सिखाया गया है, सबके घर में सिखाते हैं कि लड़कों को पैर छूने चाहिए। अगर वो मान लो पैर छू लेता है तो वाह वाह हो जाएगी, अगर वो पैर नहीं छूता है तो ऐसा नहीं है कि उसको उठा के जेल में भिजवा देंगे या उसको कहेंगे कि जाओ तुमको 4 दिन खाना नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनको उसको कोई बहुत ही हार्श पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उससे नाराज हो जाएं या घर वाले थोड़ी डांट फटकार लगा दें कि भाई तुम्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। तो ये शुड बिहेवियर होता है जो हमें करना चाहिए, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा हमारा मॉरल करेक्टर शो होता है कि अगर हम ये बिहेवियर्स को करते हैं तो हमारा थोड़ा, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे इंसान बनने की एक पहचान हो जाएगी। तो इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स गवर्निंग कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। कस्टम्स, हैबिट्स दैट मेक अप द फैब्रिक ऑफ एवरीडे लाइफ, लाइक गुड मैनर्स। गुड मैनर्स जो है फोकवेज का एग्जांपल है। पर्सन हु डू नॉट फॉलो द फोकवे में सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, और टू बी कंसीडर स्ट्रेंज बट वुड नॉट बी नेसेसरली पेनलाइज। मैंने कहा ना, एंटरिंग होम ओनली आफ्टर रिमूवल ऑफ शूज, लेडी टचिंग द फीट ऑफ हर मदर इन लॉ, ग्रीटिंग अदर्स विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, और अगर कोई बड़ा आ रहा नमस्ते नहीं करोगे तो क्रिटिसाइज होगे कि इसके माँ बाप ने इसको सिखाया नहीं, इसको तमीज नहीं है, ये वो। तो ये फलानी चीजें जो है ये सब फोक में से आती है, और फोकवेज हमेशा ध्यान रखिएगा ये शुड बिहेवियर होते हैं जो हमें, कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करोगे तो फिर क्रिटिसाइज तो हो गई होगा। जीवन का सत्य है। नॉर्म्स, वो सॉरी, मोरेज क्या होते हैं? मोरेज होते हैं मस्ट बिहेवियर, जो करने ही करने हैं, ठीक है ना, करने ही करने हैं। ओके, तो सीरियस मॉरल नॉर्म्स, या जैसे कि जिसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल इंसिस्ट टैबू, ठीक है ना। जैसे इंसिस्ट टैबू का मतलब ये हुआ, कुछ चीज, टैबू का मतलब होता है कुछ चीजें ना जिसपे रोक है, प्रोहिबिटेड है। लाइक हम अपने भाई बहनों से शादी नहीं कर सकते। हिंदुओं में क्या होता है, हम अपने जो कुछ सात, मतलब 7 जनरेशन हमारे, आई थिंक फादर के साइड से, 5 जनरेशन हमारी मदर के साइड से, ठीक है ना, हम नानी के साइड से शादी नहीं कर सकते, हम दादा के साइड से शादी नहीं कर सकते, मतलब हम अपने क्लोज वंस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोहिबिटेड होते हैं, ये टैबू होता है। अपने भाई बहनों से किसी भी तरीके का, मतलब ऐसा संबंध, मैरिज के थ्रू संबंध या सेक्सुअल संबंध बनाना, दैट इज प्रोहिबिटेड, इट्स अ टैबू, कलंक है, ठीक है ना। तो ये सीरियस मॉरल नॉर्म्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिया, मोरेज आर सोशली एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर, ये सोशली एक्सेप्टेड है। ऑफकोर्स हर नॉर्म जो है वो सोशली एक्सेप्टेड होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये भी क्यों सोशली एक्सेप्टेड है। ये भी सोशली एक्सेप्टेड है, डू इन्वॉल्व मॉरल स्टैंडर्ड, देयर आर सम मॉरल स्टैंडर्ड्स, वॉयलेशन में रिजल्ट इन सीवियर सोशल एक्शन, जैसे कि आपको हो सकता है कि एक्सक्लूजन हो जाए सोसाइटी से, लाइक आपको मर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे तुम इसी केस में देखो, अपने भाई बहनों से शादी करोगे, हो सकता है तुम्हारी हत्या कर दी जाए। द मोरेज आर द
customs or patterns of behavior which are regarded by the members of the social system as vital मतलब necessary for what, survival. अभी तुम देखो प्रोहिबिशन, मैरिज का एग्जांपल ले लो, टैबू का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, क्यों शादी नहीं कराते हैं, ठीक है ना। और कंटिन्यूटी के लिए बाहर अपनी जैसे कास्ट में बाहर की तरफ शादी होती है, कंटिन्यू शादी क्यों कराते हैं कि जनरेशन्स कंटिन्यू हो, आपके बच्चे हों फिर उनके बच्चे हों, इस तरीके से आपका खानदान चलता रहे। तो बेसिकली इट रिगार्डेड द मेंबर्स ऑफ द सोशल सिस्टम एज अ वाइटल एंड एसेंशियल टू द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। कास्ट एंडोगैमी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना, जिसमें हम अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो विच हैज़ बीन रिगार्डेड। तो ये कुछ मोरेस के केसेस हैं। टैबू मैंने आपको बताया कि जो प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स होते हैं या जो चीज़ें आपको जिस पे रुकावट हो, जिसको आपको मना किया जाए कि नहीं करना है वो चीज़। तो टैबूज रिफर्स टू एनीथिंग लाइक फूड भी हो सकता है, प्लेस, एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन। द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ टैबू हैज द सोशल सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग अ सोशल ग्रुप टुगेदर बिहाइंड कॉमन रिचुअल्स एंड सेंटिमेंट। द टैबू इज अ सिंबल ऑफ ग्रुप मेंबरशिप। अच्छा, ग्रुप मेंबरशिप का एक काइंड ऑफ सिंबल होता है ये, जैसे कि टोटल एब्सटेंस ऑफ ईटिंग बीफ इन अ हिंदू विलेज, मतलब एकदम प्रोहिबिटेड कि हिंदू विलेज में आप बीफ नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। ईटिंग बीफ इन हिंदू रिलीजन एंड ईटिंग पोर्क इन द मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम्स में पोर्क नहीं खाते और हिंदुओं में बीफ नहीं खाते, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आते हैं हमारे सैंक्शन के टॉपिक पे। सैंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, ये समझना जरूरी है। सैंक्शंस एक्चुअली क्या होता है, देखो नॉर्म्स अभी हमने पढ़े ना कि नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जो सोसाइटी ने क्या करे हैं, हमारे लिए बनाए हैं कि हम उसको फॉलो करें। तो अब एक बार बताओ, सोसाइटी हमें कैसे मजबूर करेगी कि हम ये रूल्स को फॉलो करें। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो वो कहेंगे वाजी वाह नमस्त बल्ले 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 बल्ले, ठीक है ना, हमें आके शाबाशी देंगे। बट अगर हम इनको नहीं करते हैं तो हमें क्या होगा, डंडे पड़ेंगे। तो यही जो शाबाशी और जो डंडे पड़ना है ना, यही हमारे सैंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो सैंक्शंस कंसिस्ट ऑफ बोथ रिवॉर्ड्स, वाजी वाह तो रिवॉर्ड हो गया, पेनल्टी मतलब डंडे खाना। इट इंक्लूड्स रिवॉर्ड्स फॉर कंडक्टिंग द नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी एज प्रिस्क्राइब्ड और पेनल्टीज फॉर डिफाइंग द कंसर्न सोशल नॉर्म्स। अगर तुम सोशल नॉर्म को कर लोगे, फॉलो कर लोगे रूल को, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर तुम नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम सोशल नॉर्म को तोड़ोगे तो तुम्हें क्या होगा, पेनल्टी पड़ेगी या तुम्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। मतलब अब एक्सट्रीम भी हो सकता है तुम्हें जेल हो जाए, हो सकता है कि बिल्कुल बस तुम्हें घर घर में क्रिटिसिज्म हो, घर वाले थोड़ा ताना वाना मारे कुछ सालों तक का। तो एक्सट्रीम और थोड़ा कम लेवल पे भी है, ठीक है ना। सैंक्शंस पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। पॉजिटिव सैंक्शंस का मतलब है आपको रिवॉर्ड मिलना जब आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल प्रमोशन हो जाना आपका वर्क में, कंपनी में, इज अ पॉजिटिव सैंक्शन फॉर वर्किंग हार्ड। अगर वर्क हार्ड करोगे, क्योंकि नॉर्म बना हुआ है कि दैट यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है ना। और नॉर्म मैंने बता दिया है आपको, रिटर्न भी हो सकते हैं और अनरिटर्न भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ कंपनी का मैंने कैसे एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कराया है कि दोनों चीज़ें नॉर्म्स में आएंगी, रिटर्न भी और अनरिटर्न भी। नॉर्म्स का बेसिक मतलब है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स या रूल्स जो सोसाइटी ने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है ना। नेगेटिव सेंक्शंस क्या है, वो पनिशमेंट, ठीक है। नेगेटिव सेंक्शन का मतलब है पनिशमेंट मिलना, जैसे कि अरेस्ट हो जाना इज अ पनिशमेंट, अरेस्ट हो जाना पनिशमेंट है फॉर शॉप लिफ्टिंग। वो टाइप्स ऑफ सेंक्शंस जो है रोल प्ले करते हैं सोशल कंट्रोल में। ऑफकोर्स रूल नॉर्म है, अब एक बार फिर से बता रही हूँ, रूल नॉर्म है जिसमें जो जो हमें मतलब बेसिकली जो हमारे रूल्स हैं कि हमें फॉलो करने हैं। और अगर तुमने फॉलो नहीं करा, मतलब फॉलो तुमको कराएंगे कैसे, सेंक्शंस लगा के। तुमको प्रोत्साहन कैसे देंगे, तुमको रिवॉर्ड देंगे, तो रिवॉर्ड इज ऑल्सो अ सेंक्शन, ठीक है ना। इफ यू आर गेटिंग पनिशमेंट दैट्स ऑल्सो सेंक्शन। सेंक्शन इज बेसिकली मीन्स एक जरिया, एक रास्ता जिसके थ्रू आपसे ये रूल्स फॉलो कराए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल का क्या मतलब है, ठीक है ना, जो ऑफिशियल वे में, या ये कह दीजिए कि थोड़ा इसमें ना रिटर्न वाली चीज आ जाएगी, या थोड़ी प्लान्ड टाइप की जो चीज होती है ना, प्लानिंग वैनिंग, थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो, थोड़ा जिसमें थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ चीजें हो। इनफॉर्मल मतलब होता है जो थोड़ा पर्सनल टाइप का सैंक्शन हो, या आपके थोड़ा करीबी में, जो करीब मतलब फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में अगर आप ऐसा कोई चीज़ करते हो जो आपकी फैमिली वालों को नहीं पसंद है, तो आपका सब थोड़ा पर्सनल सैंक्शंस लगेंगे ना आप पे। कोई फॉर्मल सैंक्शन थोड़े लगेंगे कि आपके फादर कहेंगे जाओ तुमको हम जेल करा देंगे, नहीं।
वो थोड़ा घर बार में ही थोड़ा निपटू लेंगे। इनफॉर्मल सैंक्शन पहले देख लेते हैं। दे इमर्जेस इन द फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि वेयरिंग फ्लिप फ्लॉप्स टू अ ओपरा और अ स्वेरिंग लाउडली इन चर्च, गाली देना चर्च में। मे ड्रॉ डिसअप्रूविंग लुक्स, लोग हो सकता है आपकी तरफ ऐसे घूर घूर के देखें, आपको हो सकता है आके थोड़ा वर्बली रिप्रिहेंड करके जाए, मतलब कुछ सुना के जाए। वेयर इज द बिहेवियर दैट इज सीन एज अ पॉजिटिव, जैसे हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस कैरी द ग्रोसरी बैग्स अक्रॉस द स्ट्रीट में रिसीव पॉजिटिव इनफॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि हो सकता है आपको आके पीछे से थप्पी मारे, होता ना, शाबाशी देना और स्माइल करना। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये देखिए ये बहुत ही जो इनफॉर्मल है ना, वो क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी में हो रहा है, ठीक है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो रहा है। और ये भी है कि इसमें कोई हार्श या कोई बहुत ही हार्ड ना ही रिवॉर्ड है और ना ही पनिशमेंट है, ठीक है ना। ये थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए जो वर्ड्स के होते हैं ना, उनका अगर आपको मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे ना, तो आप कहीं अगर आप भूल भी जाओगे कि डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, तो भी आपको रिलेट कर लोगे। तो मैं इससे आपको इसीलिए ऐसा पढ़ा रही हूँ। ओके, फॉर्मल सैंक्शंस क्या होते हैं? आर द वेज टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स नॉन वायलेशन। ऑफिशियली करना, एक एक प्रॉपर मीन्स के थ्रू करना, एक प्रॉपर रूट होगा जिसके थ्रू जो है आप इन सैंक्शंस को लगाओगे। इफ अ स्टूडेंट, लाइक यहाँ से एग्जांपल है, if a student plagiarize the work of others or cheat in an exam, he or she might be expelled, हो सकता है निकाला कर दिया जाए। someone who speaks inappropriately to the boss could be fired, उसको भी बॉस से बदतमीजी करने पे भी निकाले जा सकते हो। someone who commits a crime may be arrested or imprisoned, क्राइम करोगे तो जेल भी जा सकते हो। पॉजिटिव साइड में एक सोल्जर जो जिंदगियों को बचाता है, उसको ऑफिशियली कमेंडेशन भी मिल सकता है, और अ सीईओ माइट रिसीव अ बोनस। देखिए मैं एक इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। देखिए अगर जैसे हम सोल्जर का ही ले लें, सोल्जर देश के मतलब देश के लिए अपनी जो है वो ड्यूटीज मतलब फुलफिल करता है। तो देखिए प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो ये किस तरीके से इनको शाबाशी देंगे, किस तरीके से इनको ये प्रोत्साहन देंगे, सैंक्शन किस तरीके से लगेगा। देखिए ऑफिशियल सेटिंग, ये फॉर्मल सैंक्शन क्यों है? फॉर्मल इसलिए है क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि देयर वुड बी अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। जो भी मतलब ये जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर है जो इनको अवार्ड देने वाले हैं, वो उनको कौन रिकमेंड करेगा? उनको रिकमेंड करेगी एक कमेटी। एक कमेटी ऑफ कोर्स बनेगी, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रेसिडेंट जानते हैं कि हाँ इस फलाने सुनीति साहनी ने कोई महान काम किया, ऐसा नहीं जानते हैं। उनको कोई बताएगा, ठीक है ना। एक प्रॉपर कमेटी बनेगी, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हो, रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे हो सकता है 2-3 कैंडिडेट हो, ठीक है ना, या कुछ भी हो। ये रिपोर्ट जो भी रिकमेंडेशन देगी उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे या प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अवार्ड देंगे या जो भी डिसीजन लेना है वो लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कुछ गलत काम करते हो, देश विरोधी काम करते हो, तो भी यही चीज़ है, इस तरीके का प्रोसीजर होगा। तो आप देख सकते हो जो ऑफिशियल सेटिंग्स में हो रहा है, सैंक्शन ही है एक तरीके से, बट ये थोड़ा फॉर्मल है। फॉर्मल है ना, फेस टू फेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं हो रहा है, एक पूरा ऑफिशियल या कह दीजिए एक पूरा ढांचा बना हुआ है जो इस सैंक्शन को लगाने के मतलब ये आपके ऊपर लगाने का काम करेगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारी जो थ्योरी वाला पार्ट है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डर्कहाइम जी, और एनोमी थ्योरी के बारे में हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले एनोमी का मतलब समझ लेते हैं। देखिए डर्कहाइम्स ओरिजिनल थ्योरी ऑफ एनोमी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ, देखिए सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर्स जो होते हैं वो ये मानते हैं, क्योंकि हम क्राइम एंड डेवियंस की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शनलिस्ट हैं या ये कह दीजिए जो डर्कहाइम है, वो क्राइम को गलत नहीं मानते हैं, ठीक है ना। वो क्राइम को थोड़ा सोसाइटी के लिए एसेंशियल ही मानते हैं। वो कहते हैं कि क्राइम रहेगा ना तो सोसाइटी में सॉलिडारिटी बनी रहेगी। अब कैसे बनी रहेगी वो भी हम आगे बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अनोमी डिनोट्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, जहाँ सोसाइटल रेगुलेशंस वीक हो जाता है, वैनिश हो जाता है, लिविंग इंडिविजुअल्स विदाउट द क्लियर बिहेवियर गाइडलाइंस। अगर आपने सोसाइटी की थ्योरी पढ़ी हुई है तो उसमें जो टाइप्स होते हैं ना चार, उसमें से एक अनोमी सुसाइड का टाइप होता है। और अनोमी सुसाइड का मतलब ही मतलब सुसाइड होता ही उस केस में है जब सोसाइटी लेस रेगुलेटरी होती है, या ये कह दीजिए सोसाइटी आप पे रेगुलेशन नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल अचानक से इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाए, अब ना गवर्नमेंट ने कोई लॉज बनाए हुए हैं, ना कोई भी क्या कहते हैं स्केप मैकेनिज्म है। तो अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन है या जो भी व्यक्ति जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी बिजनेस करता है, या कोई भी व्यक्ति है कोई जॉब भी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा? वो इतना हो सकता है वो इतना परेशान हो जाए कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। तो इस सिचुएशन में जब लेस रेगुलेशन हो जाता है तो जो सुसाइड होता है वो इकोनॉमिक सुसाइड होता है, ठीक है ना। तो इट्स अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस वेयर द सोशल रेगुलेशन, इसीलिए यहाँ रेगुलेशंस की बात करी गई है, इंटीग्रेशन की बात नहीं करी गई है। तो जो डर्कहाइम का सुसाइड है उसमें 2 सुसाइड जो होते हैं वो सोशल इंटीग्रेशन के बेस पे, और 2 जो हैं
वो, या ये कह दीजिए जो एक है वो सोशल रेगुलेशन के बेस पे, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो यहाँ पे वेयर इज, यहाँ पे रेगुलेशन जो एनोमी है वो रेगुलेशन के कैटेगरी में आता है। तो वीकन और वैनिश लीविंग द इंडिविजुअल्स विदाउट क्लियर बिहेवियर guidelines, they don't know what to do. During such moments, individuals could feel disconnected between what they perceive society should require from them and the opportunities and hand for them to succeed. This isolation can lead to frustration और वो ultimately क्राइम की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मैं सुसाइड का एग्जांपल इसलिए दे रही थी क्योंकि डरकाइम के सुसाइड थ्योरी भी है, उसमें भी अनोमिक सुसाइड की बात करी थी। बट हो सकता है सुसाइड ना करे, चोरी चकारी या क्रिमिनल क्रिमिनल बन जाए, तो ऐसी केसेस में हो सकता है। देखिए, अब आते हैं रोल ऑफ क्राइम इन सोशल इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू डरकाइम, क्राइम प्लेज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रीअसर्टिंग सोशल सॉलिडारिटी एंड कोहेजन। भाईचारा बना रहना, सोसाइटी के बीच में यूनिटी, मतलब लोगों के बीच में यूनिटी रहना, सोसाइटी में यूनिटी रहना। तो ये सोसाइटी जो ये क्राइम है ना, ये सोसाइटी में यूनिटी, भाईचारे को, या ये कह दीजिए यूनिटी, ऑफ कोर्स यूनिटी, एकजुटता बनाए रखता है, ठीक है ना। दरखाइम सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑन लॉ एंड पनिशमेंट डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, ऑफ कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि सॉलिडारिटी है इसलिए हमने यहाँ पे बुक का मेंशन कर दिया है। डरखाइम आर्ग्यूड दैट द लॉ इज द विजिबल सिंबल ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। वो ये मानते हैं कि बिल्कुल सामने सामने दिखाई देता है कि जो लॉ है वो सिंबल है ऑफ व्हाट, सोशल सॉलिडारिटी का, ठीक है ना। अब दो सोसाइटीज के बारे में उन्होंने बात करी है, सोसाइटीज प्रिमिटिव टू मॉडर्न जाती हैं, तो ये जो पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है ये भी बदल जाता है। जैसे कि जो सबसे पहले बात करी है उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करी है, ठीक है ना। ये पहला जो ये लाइन है ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में बता रहा है। ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में है, या ये कह दीजिए मॉडर्न सोसाइटी के बारे में है। देखिए, सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी या ओल्ड सोसाइटीज के बारे में, जिसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी सॉलिडारिटी प्रिमिटिव थी, इन सॉरी प्रेवलेंट थी। इन प्रिमिटिव या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एवरीवन परफॉर्म सिमिलर टास्क, फार्मिंग, हंटिंग, शेयर द सेम रिलीजन, मॉरल बिलीफ, सबका सबको सेम 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 है यहाँ पे, ठीक है ना। जो पहले की सोसाइटीज थी उसमें ज्यादातर सब चीजें सेम सेम थी। तो इनमें क्या होता है, इनके में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत, मतलब कहते हैं अपार उसमें होती है, बहुत ही बड़े लेवल पे इनके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, द एक्ट ऑफ पनिशिंग द ऑफेंडर टुगेदर मेक सोसाइटी फील सॉलिडारिटी और यूनिफाइड अगेन। तो यहाँ पे अगर पनिशमेंट, ऐसे सोसाइटीज में अगर पनिशमेंट दी जाती है जिसमें किस टाइप की पनिशमेंट दी जाती है, रिप्रेसिव टाइप की, ठीक है ना। तो इसमें जो रिप्रेसिव क्या बोलते हैं, रिप्रेसिव लॉज जो होते हैं ना, या ये कह दीजिए रिप्रेसिव टाइप की जो इनमें पनिशमेंट दी जाती है, तो अगर इस सोसाइटी में इस पनिशमेंट देंगे तो लोगों के बीच में एकजुटता आएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम मॉडर्न सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का केस है उसमें डरखाइन क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के जैसे है, मतलब इन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि बॉडी में क्या होता है, बॉडी में होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। अब हर ऑर्गन का है कुछ ना कुछ अलग काम। उसी तरीके से अगर आप देखोगे पुरानी सोसाइटीज में हर व्यक्ति सेम काम कर रहा है, लेकिन नई सोसाइटी जो मॉडर्न सोसाइटी आज की सोसाइटी है उसमें हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कोई जो है गाड़ी के पुर्जे बना रहा हो, कोई गाड़ी के बाहर का ढांचा बना रहा हो, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि उसका इंजन इंजन का इंजीनियर हो, ठीक है ना। मैं जो मेरे दिमाग में आया मैं सिर्फ वो बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है ना। सब एक एक ही काम नहीं कर रहे हैं, सब टायर ही नहीं बना रहे हैं, सब अलग अलग पुर्जे बना रहे हैं गाड़ी के। तो इसीलिए जो मॉडर्न सोसाइटी वो ऑर्गन सोसाइटी, ओ सॉरी ऑर्गेनिक सोसाइटी है। जस्ट एज द बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मॉडर्न सोसाइटी हैज हाई डिवीजन ऑफ लेबर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग टू सेटिस्फाई एन एंग्री कलेक्टिव, द स्टेट एक्ट्स एज आर्बिट्रेटर टू, समझौता कराता है, ठीक है ना, एक पीस करवाता है, टू री एस्टैब्लिश द सोशल बैलेंस। अब कैसे करता है वो देखो, जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी या ये कह दीजिए जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं उनमें क्या होता है, और ये मॉडर्न सोसाइटीज हैं इनमें क्या होता है। देखो, प्रिमिटिव सोसाइटी स्मॉल है, ट्रेडिशनल है, जो मॉडर्न सोसाइटी है लार्ज है, मॉडर्न है, डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें अवेलेबल। इसमें जो सोशल बॉन्ड है, वी ऑल आर द सेम करके है, इसमें वी नीड योर स्किल्स, मतलब इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है, सब लोग सारा काम कर ले रहे हैं, एक जैसा काम कर ले रहे हैं। लीगल सिस्टम यहाँ पे कैसा है, यहाँ रिप्रेसिव है, यहाँ रेस्टिट्यूटिव है। रिप्रेसिव का मतलब होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल चोरी करने पर चोर के हाथ काट दिए, और यहाँ पे क्या होगा, चोरी करने पे हो सकता है उसको रिहेबिलिटेशन या थेरेपी दी गई, ऐसा समझो। ज्यादा नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है इसमें। इसका पर्पस ये टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव एंगर, क्योंकि हमने कहा ना कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एकदम चरम सीमा पर है सोसाइटी में। यहाँ टू रिस्टोर द सोशल इक्विलिब्रियम, पनिशमेंट, सफरिंग एंड रेट्रीब्यूशन, यहाँ पे रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये था डरखाइम का एनोमी थ्योरी, आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद ये हैं हमारे
5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन बाय कौन? रॉबर्ट मर्टन। ठीक है ना, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ इस वीडियो में भी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन ये है कन्फर्मिस्ट, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रीटिस्ट, और यहाँ पे रिबेलियन लिखना है। ठीक है ना, ये रेबल्स पता नहीं क्यों लिख रखा है मैंने, रिबेलियन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये 5 नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। इनमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कन्फर्मेट वाले हमेशा प्लस प्लस होते हैं, मतलब ये गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कॉलेज स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स हु स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट एंड एक्सेल एट देयर जॉब, मतलब इतना मेहनत करेंगे कि अच्छी जॉब पा जाए, तो मेहनत भी कर रहे हैं, मीन्स भी अच्छे ले रहे हैं, और गोल कि हमें सक्सेस भी मिल जाए। इनोवेटर क्या होते हैं? इनको इन ये तो नहीं, इनोवेटर यहाँ थोड़ा गलत हो गया। इनोवेटर जो होते हैं वो गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं कि इनको मनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। ठीक है ना, और लेकिन ये मीन्स को रिजेक्ट करते हैं, ये माइनस होगा, तो ये थोड़े प्लस माइनस होते हैं। ड्रग डीलर्स, एम्बलेजर या गैम्बलर। रिचुअलिस्ट जो होते हैं ये गोल्स को तो रिजेक्ट करते हैं, पर ये मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये थोड़े, ये यहाँ पे एग्जांपल गलत है, पता नहीं भैया ये कैसे हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको चलिए अपने आप से एग्जांपल दे रही हूँ। ये ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? उनका ऐसा कोई एम नहीं, वैसे तो मतलब हम प्रैक्टिकल सेंस में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ भी, हम थ्योरी के हिसाब से बात करेंगे। ये मत सोचिएगा कि अभी हम मॉडर्न सोसाइटी को कंपेयर करने लग जाएं कि जो आईएएस बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको समाज की सेवा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बात ये हो रही है, अगर हम थ्योरी के टर्म्स में बात करें तो वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनको, मतलब वो मीन्स तो अच्छे ही चूज करेंगे, वो घूस नहीं लेंगे, उनको मनी से कोई मतलब नहीं है, उनको ये मतलब नहीं है कि हमें अमीर बनना है, लेकिन वो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से चलेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो ये मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन गोल्स को रिजेक्ट करते हैं, तो ये माइनस प्लस होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये प्लस प्लस होते हैं, ये प्लस माइनस होते हैं, ये माइनस प्लस होते हैं। ऐसा नहीं कि इनको प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस करोगे तो इनोवेटर हो जाएंगे। रिट्रीटिस्ट क्या होते हैं? ये दोनों चीज को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों चीजों को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। आई डोंट नो इतनी गलती कैसे हो गई यहाँ पे बनाने में, तो ये माइनस माइनस है। रेबेलियन क्या होते हैं? मतलब ये दोनों रिजेक्ट क्या करते हैं? ये मानते हैं कि सोसाइटी में, मतलब ये थोड़े, मतलब वो नहीं होते हैं जो हताश हो जाते हैं और कहते हैं भाई कुछ नहीं रखा है ना, मतलब बेकार है, पूरी सोसाइटी बेकार है, सब चीज़ें बेकार बेकार है, वो वाला चीज़। रेबेलियन जो होते हैं ये रिप्लेस करने का काम करते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं? दे वांट टू ब्रिंग द चेंज, दे आर काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। तो इनके एग्जांपल्स भी फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज होते हैं। तो रेबेलियन आर बेसिकली, फर्स्ट दे रिजेक्ट गोल्स एंड मीन्स एंड देन दे रिप्लेस देम विद न्यू गोल्स। यहाँ पे क्या करते हैं? न्यू गोल्स एंड न्यू मीन्स लेके आते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। रुकिए मैं एक बार आपको अच्छे से बता देती हूँ। आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल्स ये गलत है एकदम, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्लस प्लस हैं, ये प्लस माइनस हैं, ठीक है ना, ये एक्स, इसको तो एक्सेप्ट करेंगे पर इसको रिजेक्ट ही करते हैं, ये सही है ये सही है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे मैं जो माइनस है वो बेसिकली रिजेक्ट है, ये मान के चलो, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी रिजेक्ट करते हैं, बट ये मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं। रिट्रीटिस्ट जो होते हैं वो दोनों चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये माइनस माइनस होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये माइनस माइनस नीचे प्लस प्लस लगेगा, ठीक है ना। ये गोल, दोनों ही गोल्स को, गोल्स और मीन्स को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, बट दे विल ब्रिंग द चेंज, ठीक है ना। ये रेवोल्यूशनरीज होते हैं या फ्रीडम फाइटर्स इनके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो आई होप आपको मर्टन की 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन समझ में आओगे। मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप जाके समझ सकते हो कि ये सब यहाँ इस स्टेज तक पहुंचे कैसे, कि मोड ऑफ अडेप्टेशन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसमें फिर मैंने आपको अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट और अनोमी बाय ये कौन है हमारे, रॉबर्ट के मर्टन, इन सब के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी बताई है अलॉन्ग विद द हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सोशल कंट्रोल की थ्योरी। ओके, तो सोशल कंट्रोल की थ्योरी ट्रेविस हर्शी की है, फोकसेस ऑन द पोजीशन ऑफ सोशल बॉन्ड इन द क्राइम अवॉइडेंस। यहाँ पे सोशल कंट्रोल या सोशल बॉन्ड थ्योरी भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनकी दी गई है। इसमें ये कहते हैं कि जो सोशल बॉन्ड होता है, मतलब आपका जो दूसरे व्यक्ति से जो वो है ना, बॉन्ड है, संबंध है, आपके कितनी घनिष्ठ संबंध हैं दूसरे के साथ, वो आपको हेल्प करते हैं इन अवॉइडिंग द क्राइम, ठीक है ना, कि आपको क्रिमिनल बनने से रोकते हैं। अंडर द सोशल कंट्रोल थ्योरी इंडिविजुअल्स आर नॉट लाइकली टू ऑफेंड इफ दे हैव द स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड। अगर आपका सोशल बॉन्ड अच्छा होगा, आपका अगर आप बहुत अच्छे दोस्ती में है, तो ये आपको दोस्त ना बिगड़ने नहीं देगा, मतलब संगत वाली चीज है, संगत वाली चीज है कि आपकी अगर संगति अच्छी है तो आपको, आप नहीं बिगड़ोगे। एज हर्शी सजेस्ट, those who are weakly attached to society are most likely to commit offense insofar as they are less bound by the values and the norms of the society। कम तुम्हारा इंटीग्रेशन है सोसाइटी से, तो आप
ज़्यादा चांसेस है कि क्रिमिनल बन जाओगे। फॉर इंस्टेंस दोज विद लिटिल और नो फैमिली और नेबरहुड टाइज विल फाइंड देमसेल्व्स मोर ओपन टू द पीयर इन्फ्लुएंस एंड क्राइम। जिनका थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम है या थोड़ा सपोर्ट कम है या फैमिली थोड़ा सपोर्टिव नहीं है या वो नहीं फील करते हैं, तो उस केस में उनके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी हम घर में जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो पेरेंट्स बहुत नज़र रखते थे कि भाई किससे दोस्ती हो रही है किससे नहीं हो रही है, तो गलत सलत दोस्त बनाने के लिए मना करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 फंडामेंटल फीचर्स भी हैं कि किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं क्राइम को। अटैचमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, इन्वॉल्वमेंट से एंड बिलीफ से। अटैचमेंट का क्या मतलब है? अफेक्टिव बॉन्ड, ठीक है ना, विद अदर पीपल रेंजिंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड पीयर्स टू कम्युनिटी। ठीक है ना, अगर आपका फैमिली मेंबर्स या आपके दोस्तों के साथ या आपकी कम्युनिटी में एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा बॉन्ड है, अटैचमेंट है आपका, तो भी आप क्रिमिनल बनने से रुक जाओगे। इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट टू मेन स्ट्रीम एक्टिविटी लाइक वर्क, फैमिली, स्कूल, आप कमिटेड हो जाओ। लाइक कहते नहीं हमारे इंडिया में, जो मैरिजेस करा दो, बंदा जो होगा वो क्या हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, लड़का जो होगा ना सुधर जाएगा, गेड़ियां मारना बंद कर देगा और वो क्या करना बंद कर देगा, मटर गश्ती करना बंद कर देगा, थोड़ा जिम्मेदार बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ही यही है, जिम्मेदार बनाने के लिए शादी करा रहे हैं। क्या, तो इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट का केस है। इन्वॉल्वमेंट, लेवल ऑफ ऑफेंडर पार्टिसिपेशन इन द मेन स्ट्रीम एक्टिविटी विद फ्यूअर आर्ट्स टू कमिट क्राइम। लेवल ऑफ ऑफेंडर पार्टिसिपेशन मतलब ये, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज में, तो उनके पास कम मतलब कम टाइम रहेगा कमिट करने के लिए क्राइम। इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट एंड अटैचमेंट। एंड बिलीव क्या है? बिलीव इन सोशल नॉर्म्स एंड लॉज एंड दैट दे ओ टू बी फॉलोड। मतलब जो नॉर्म्स बने हैं, जो लॉज बने हैं, उसमें क्या रखो? विश्वास रखो। ठीक है ना, विश्वास रखो, उनको फॉलो करो। ठीक है ना, और ये फॉलो करो कि ये तुम्हारे लिए अच्छे हैं, ठीक है ना, आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट इज आर लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी में आपको दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो एडविन लेमर्ट एंड हॉवर्ड बेकर। हॉवर्ड बेकर का तो हम मेन पढ़ते ही हैं लेबलिंग थ्योरी के साथ कि किसने दी है, तो हम हॉवर्ड बेकर का ही पढ़ते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेवियंस के बारे में बताना चाहूँगी। जो लेमर्ट हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है सबसे पहले ये दो कॉन्सेप्ट्स को, प्राइमरी डेवियंस। प्राइमरी डेवियंस जो होता है जो इनिशियल रूल ब्रेकिंग होती है, मतलब पहली पहली बार अगर आप थोड़ा छोटी मोटी चोरी करते हो तो आपको एक तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा। पर अगर आप जो है मतलब ये इसको प्राइमरी डेविएंस की कैटेगरी में माना जाएगा कि अभी अभी मतलब ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है ना, वो वाला चीज। सेकेंडरी डेविएंस इज व्हेन समवन एक्सेप्ट्स एंड लिव्स अप टू द डेविएंस लेवल। अब क्या है, आप जो है वो ऑफिशियली चोर बन गए। अब आपका एकदम काम ही आपका यही बन गया है कि नाउ यू आर ऑफिशियल थेफ्ट, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी बिहेवियर का एग्जांपल है। प्राइमरी वो होता है जब आप इनिशियल मतलब प्राइमरी मींस इनिशियली, शुरुआती तौर पे अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हो तो वो प्राइमरी डेविएंस है। और सेकेंडरी डेविएंस ये है जब आप एक्सेप्ट ही कर ले रहे हो। लाइक अगर आपको माँ बाप ने बोल दिया चोर है चोर है चोर है, तो भाई बन गए तुम चोर, वो वाला चक्कर है। He argued that the social reaction and control can actually create more deviance। वही है ना कि अगर आपने पहले छोटी सी चोरी करी थी, बाद में आपके सब आसपास वालों ने बोला कि तुम तो चोर हो, तुम तो चोर हो, इतना ताने मारे, तो उसने कहा कि भाई मैं इतना बेशरम हो गया हूँ कि अब मैं चोरी करूंगा ही करूंगा, क्योंकि नहीं भी करूंगा तो भी चोर कहला रहा हूँ, कर ही लेता हूँ। तो ये यहाँ पर लेबलिंग ही तो हो गई ना। लेबलिंग मतलब आपके ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, दाग लगा दिया, दाग लगा दिया कि भाई तुम तो चोर हो। स्टिग्मा। हॉवर्ड बेकर 1963, ये ध्यान रखिएगा। 1951 में लेमर्ट भी लेवलिंग थ्योरी के ही एक कह दीजिए प्रोपोनेंट है, ठीक है ना, प्रोपाउंडर है, सॉरी प्रोपोनेंट नहीं प्रोपाउंडर है, इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाती है, कोई बात नहीं। तो तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खुश होके पढ़ो भाई, ठीक है, मैं भी खुश होके वीडियो बना रही हूँ। ओके, हॉवर्ड बेकर इन हिज बुक, ये बुक का नाम याद रखिएगा, आउटसाइडर्स में, उन्होंने बेकर ने आर्ग्यू किया है दैट डेवियंस इज नॉट अबाउट व्हाट पीपल डू बट अबाउट हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड। लोग क्या करते हैं उससे डेवियंस की कैटेगरी या क्राइम की कैटेगरी में आप नहीं आ जाते हो। लोग आप पे कैसे रिस्पॉन्स देते हैं ना, आप पे लोग किस तरीके की लेबलिंग कर रहे हैं, आप पे किस तरीके के वो स्टिग्मा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, उससे डिटरमाइन होता है कि आप डेवियंस के मतलब आप क्रिमिनल बनोगे कि नहीं बनोगे। ही सेड दैट द डेविएंट बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट पीपल आर सो लेबल एंड दैट पावरफुल ग्रुप्स व्हाट ही कॉल्ड मॉरल एंटरप्रेन्योर्स ऑफन डिसाइड व्हिच बिहेवियर्स काउंट एज डेविएंट। ओके, तो labeling theory, American sociologist Howard Becker 1963 believed that deviance is not a quality of the act the person commit, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender। मतलब ये इस वजह से मतलब it's not a quality of the act, मतलब deviance is not that quality of the act जो इंसान करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो चोरी चकारी कर रहा है तो हम डेवियंस को यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेवियंस ठीक है वो गलत काम कर रहा है, वो थेफ्ट कर रहा है, बट
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो कर क्यों रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज देर मतलब बिकॉज देर इज अ मतलब इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स अ रिजल्ट, इट्स द डेवियंट बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय अदर्स ऑफ द रूल्स एंड सैंक्शंस टू एन ऑफेंडर। वो जिस तरीके की उस पर लेबलिंग कर देते हैं, जिस तरीके के उस पर रूल्स एंड सैंक्शंस लगा देते हैं, सैंक्शंस का मतलब है लेबलिंग, यहाँ लेबलिंग ही हो गई, स्टिग्मा ही हो गया। आप किसी को क्रिटिसाइज करो 15-20 बार, 100 बार, एक साल में उसको ताने मारते रहो, कर लेगा वो भाई। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू बेकर्स लेबलिंग थ्योरी, समवन ओनली बिकम्स डेविएंट वंस द लेबल इज अप्लाइड टू देम। दिस कैन अकर थ्रू नेगेटिव सोसाइटल रिएक्शन दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द टार्निश्ड एंड डैमेज्ड सेल्फ इमेज एंड नेगेटिव सोशल एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको इसीलिए सैंक्शंस का मतलब पहले ही समझा दिया था। सैंक्शंस का मतलब ही यही है, या तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या तो ना आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है ना। बाकी फॉर्मल इनफॉर्मल अलग चीज है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है, तो आप पे अगर लेबलिंग कर रहे हैं, तो आपकी क्या हो रही है, आपकी देखिए जो सेल्फ इमेज है और नेगेटिव सोशल एक्सपेक्टेशन, मतलब आपकी सेल्फ इमेज के जो धज्जियां उड़ गई हैं। दिस कैन अकर थ्रू द नेगेटिव सोशल रिएक्शन दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन योर टार्निशिंग एंड डैमेजिंग योर सेल्फ इमेज एंड नेगेटिव सोशल एक्सपेक्टेशन। आपसे उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि चोर है तो चोरी बनेगा आगे जाके, तो चोर बन गया भाई, ये वाला चक्कर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टिग्मा, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और अगला स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखिए भाई, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा मतलब होता है लेबल, ठीक है ना। तुम पे क्या टैग लग गया, टैग, तुम पे किस चीज का टैग लग गया कि तुम चोर हो, खूनी हो, ये हो वो हो, तो स्टिग्मा तो टैग है या लेबल है। प्रिजुडिस क्या है, प्रिजुडिस वो फीलिंग है, मतलब वो टैग, मतलब मैंने तुमसे कहा कि तुम चोर हो, ठीक है ना, तो जो दूसरे बंदे हैं ना, उनके मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग आई, वो क्या आई कि अरे यार ये तो चोर है, तो वो फीलिंग को कहेंगे, या ये कह दीजिए जो हार्ट में फील आ रहा है ना, दैट इज, जो इस लेबल के प्रति जो फीलिंग है, दैट इज अ प्रिजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली एक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे लग रहा है कि तुम तो चोर हो, मैं तुम्हारे खिलाफ जो मतलब तुम्हारे प्रति मैं प्रिजुडिस भी हो गई एकदम, ठीक है ना, मेरा हो गया अरे भाई ये तो चोर है। अब मैंने क्या किया, अब तुम आए मेरे पड़ोस में बैठे, मैंने तुम्हें बैठने नहीं दिया, मैंने तुमसे नोट्स नहीं शेयर करे, मैंने तुमसे बात करना बंद कर दी, मैं अपना खाना लाई थी, मैंने तुम्हारे साथ खाना नहीं शेयर किया, क्यों, बिकॉज मुझे लगता है कि भाई तुम खराब आदमी हो, ठीक है ना, तो एक्शन ले लिया मैंने। डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्शन टेकन बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग। ओके, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं। देखिए इसको मैंने ABC के हिसाब से डिवाइड किया है। देखिए, जो स्टीरियोटाइप होता है वो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, या ये कह दीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने कहा, अरे मतलब माइंड मत करना, मैं जैसे कहूँ कि जो सारे, जैसे लड़कों की बात कर लेती हूँ चलो, कि सारे लड़के खराब होते हैं, अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट पास करूँ कि सारे लड़के खराब होते हैं, तो मैंने जनरलाइज कर दिया ना। जनरलाइज करने का क्या मतलब है, जनरलाइज करने का मतलब है कि दुनिया में जितना व्यक्ति है लड़का, जो जितने भी ह्यूमन बींग्स लड़के की कैटेगरी में आते हैं वो सारे खराब हैं, इसका मतलब मेरे पापा, मेरा भैया, सब खराब है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने जनरलाइज कर दिया, मैंने स्टीरियोटाइप कर दिया। उसी तरीके से मान लीजिए किसी ग्रुप के प्रति मैं स्टीरियोटिपिकल हो जाऊं, लाइक मैं कहूँ कि अरे ये जो फलाने कॉलेज से लड़कियां पढ़ के आती है ना, ये खराबी होती है, ठीक है ना। तो ये स्टीरियोटिपिकल हो गई। अब वहां से जो भी पढ़ के आएगा ना, उसके प्रति मेरा जनरलाइज बिहेवियर होगा, ये कह दीजिए स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी होगा। मैं वो कहूँगी अच्छा कहाँ के हो, ठीक है, उसने बताया फलाने की जगह के हैं, जैसे बिहार बिहार के लोगों के लिए बहुत होता है, उनको लगता है कि बिहार के लोग हैं तो कुछ खराबी ही करेंगे, तो स्टीरियोटाइप है, जनरलाइज कर रखा है। मतलब आदमी IIT से भी पास आउट होगा ना, फिर भी उसके खिलाफ गलत धारणा बना लेंगे जिनको बनानी होती है। ओके, तो अ जनरलाइज बिलीफ या मेंटल शॉर्टकट अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि ऑल एथलीट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स, जो एथलीट्स होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो ये थॉट प्रोसेस है। प्रेजुडिस क्या होता है, अब हमने दिमाग में तो धारणा बना ली है कि ये सामने वाला जो है वो खराब है, ठीक है ना, दिमाग में हमने धारणा बना ली है। अब होगा क्या अब हमारे इमोशंस जागेंगे, ठीक है ना, अब हम प्रेजुडिस दिखाएंगे या फीलिंग दिखाएंगे। अ नेगेटिव एटीट्यूड या इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड समवन बेस्ड ऑन देयर ग्रुप, आई फील अनॉयड और डिसमिसिव व्हेन एन एथलीट जॉइंस माय स्टडी ग्रुप, तो ये फीलिंग, prejudice is the feeling, discrimination is the action, unjust behavior या treatment directed against a person or group, refusing to share notes with the athlete or excluding them from the group प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं कोई एक्शन करने लगूं, कोई एक्ट करूं ऐसा, ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, स्टीरियोटाइप, मेरा प्रेजुडिस के बेसिस पे, अगर मैं कोई किसी के प्रति इतना ज्यादा हीन भावना रख रही हूँ, उसके बेसिस पे मैं किसी के साथ वो रखने लगूं, बैर रखने लगूं, एक्शन ले लूं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का मतलब है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप सोशल इंटरेक्शन जब करते हो ना, जब किसी से आप जिससे भी आप मिलते जुलते हो, थोड़ा आपका क्लोज रिलेशन है, तो
उनसे आप सीखते हो। मतलब यहाँ पे बेसिकली एसोसिएशन, डिफरेंशियल एसोसिएशन का मतलब है जो ये होता है ना, डेविएंस होता है, ये लर्न किया जाता है, लर्न करते हो आप जन्मजात आप क्रिमिनल नहीं होते हो या डेविएंट नहीं होते हो। आप अपने पियर्स से या आसपास के लोगों से सीखते हो डेविएंट बिहेवियर। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय एडविन सदरलैंड पोइज दैट delinquent delinquent behavior is not innate or biologically determined but learned through intimate social interaction। मैंने आपको कहा कि social interaction और आप अपने आसपास जो करीबी लोग होते हैं ना उनसे सीखते हो। ओके, सदरलैंड ने दिया है 9 प्रपोजिशंस हैं, जैसे क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, मैंने जैसे कि बताया लर्न करके होता है। लर्निंग कैसे होती है, इन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। होता कहाँ है, इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स में ये चीज़ होती है। लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग द एक्ट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब क्या 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 सीखते हो लर्निंग में, क्या क्या चीज़ें टेक्निक यूज होती है। क्या बोलते हैं, there is some specific direction of motive, drive, rationalization, attitudes. Person becomes delinquent because of an excess and definition favorable to violation of law over the definitions unfavorable to the violation of law. Because there is excess, मतलब वो कहते हैं ना कुछ कुछ तो डेविएंस इसमें हो जाते हैं कि अरे भाई चलो ये चीज़ ट्राई करते हैं क्योंकि इसमें मजा बहुत है, ठीक है ना। तो वही वो कह रहा है कि पर्सन तब डेलिक्वेंट बनता है जब देर इज एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। लाइक इसमें बहुत मजा आया, ठीक है ना, इस 5 लोगों ने किया तो इन्हें बहुत मजा आया, हम भी ड्रग्स ट्राई करते हैं या ऐसी कुछ चीज ट्राई करते हैं कि चलो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करके, ठीक है ना। तो वो अलग चीज। डिफरेंशियल एसोसिएशन में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन इन्वॉल्व्स ऑल मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर। मतलब जैसे आप बाकी चीजों की लर्निंग करते हो उसी तरीके से उतना ही ज़्यादा आपको उसमें, मतलब किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना, आपका इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं जैसे आप बाकी लर्निंग करते हो वैसे आप डेविएंट बिहेवियर का भी लर्निंग करते हो। ऑल्दो क्रिमिनल बिहेवियर एक्सप्रेसेस जनरल नीड्स एंड वैल्यू, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दोज जनरल नीड्स एंड वैल्यूज बिकॉज नॉन क्रिमिनल बिहेवियर्स ऑल्सो एक्सप्रेस देम। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू बोथ जुवेनाइल और डेलिकेंट डेलिक्वेंसी। दोनों पे ये दोनों पे ही अप्लाई होता है बेसिकली डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। अब यहाँ पे फुको की बात आ जाती है, मिशेल फुको की जो डिसिप्लिनरी सोशल कंट्रोल की जो कहते तरीके से थ्योरी कह सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट कम्स आर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जिसको मैंने आपको आई थिंक शुरू में भी बताया कि शिकागो स्कूल ऑफ थॉट या जिसे आप अर्बन सोशोलॉजी का भी स्कूल कहते हैं, सोशोलॉजी का, वो इस थ्योरी के क्या हैं, रचयिता हैं, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी आई है ना डेविएंस की या क्राइम की आप कह सकते हो, ये आई है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से, या उन्होंने इस थ्योरी की इजाद करी है, ठीक है ना। तो ये जो दो लोग हैं शॉ एंड मैकेले, इनको ये क्रेडिट जाता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उन्होंने हमें दी 1920s एंड 1940s में, इस थ्योरी की इजाद हुई है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे हमने पहले की जो थ्योरीज में बात करी, जैसे उन्होंने कहा कि सोशल लर्निंग का प्रोसेस होता है सोशल एसोसिएशन में, और उसी तरीके से बेक कहते हैं कि लेबलिंग, आप लेबलिंग स्टिग्मा करते हो तो उसके बाद लोग डेविएंट्स हो जाते हैं। उसी तरीके से डरखाइम का अलग व्यू पॉइंट है, मर्टन का अलग व्यू पॉइंट है, ठीक है ना। तो लेकिन जो डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वाले हैं, जो शिकागो स्कूल वाले हैं, वो ये मानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ इस तरीके की कंडीशंस होंगी कि व्यक्ति की उसमें रहने वाले लोगों ना ज़्यादा डेविएंट होंगे, या ये कह दीजिए उस जगह पर ही क्राइम पनपेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एरिया 3 एरियाज को कंपेयर करूँ, ये इसमें अच्छा खासा पैसा है, लोग अच्छी मतलब बेसिक अच्छा बढ़िया जी रहे हैं, इसमें भी बढ़िया जॉब वॉब है, सब अच्छे से जी रहे हैं। बट यहाँ पे मान लो हाई पावर्टी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास जीवन यापन के लिए साफ पानी नहीं है, बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो यहाँ पे क्राइम ज़्यादा पनपेगा, इस तरीके का धारणा है। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एज्यूम्स दैट द क्राइम रेट्स आर कांस्टेंट इन एरियाज विद सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन हो रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा डेथ रेट हो या ज़्यादा बर्थ रेट हो, ठीक है ना, मेटर्नल डिके। सच कंडीशंस प्रिवेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेजन इन द नेबरहुड एंड दस इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और डिलिक्वेंसी। आई थिंक मैंने बोला डेथ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट हो सकता है थोड़ा कम हो, या डेथ रेट ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, तो भी तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन होगा ना, कि कोई बीमार पड़ गया किसी चक्कर में, तो वो भी एक बीमारी का, क्योंकि उससे फिर बीमारी लोगों पे, आसपास वाले लोगों पे फैलेगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सच कंडीशंस प्रिवेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेजन इन द नेबरहुड एंड दस इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और डिलिक्वेंसी। मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन प्रपोनेंट है, और इनका जो बेसिस है वो ये है कि कुछ सर्टेन एरियाज है जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं जिसके वजह से क्राइम वहाँ पे, क्राइम रेट वहाँ पे रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हम
कुछ ये टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, सॉरी जोन मॉडल, क्योंकि ये जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, दिस इज बेसिकली जो मैंने शिकागो स्कूल का है, इसमें हमें पढ़ना होता है कंसेंट्रिक जोन मॉडल के बारे में, जो कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रही हूँ। बस यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। क्राइम रेट्स हायर हैं, कौन सी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जोन 2, या जिसे हम कह सकते हैं जोन इन ट्रांजिशन नियर द सिटी सेंटर, डिक्लाइनिंग आउटवर्ड। यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि क्राइम रेट कहाँ पे हाईएस्ट है, जोन 2, या जिसको हम जोन इन ट्रांजिशन कह सकते हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहाँ पे हाई पावर्टी हो, रेसिडेंशियल मोबिलिटी हो, एथनिक हेट्रोजेनिटी हो, वीकर सोशल बॉन्ड्स एंड कंट्रोल हो, ठीक है, तो वहाँ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि अफड़ा तफड़ी है लोगों के बीच में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। कल्चरल ट्रांसमिशन, डेलिक्वेंट वैल्यूज एंड बिहेवियर्स आर पास डाउन विद डिसऑर्गेनाइज्ड एरिया डिस्पाइट पॉपुलेशन टर्नओवर। ओके, तो हम यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए डायग्राम देखिए, इसमें जोन 1 जैसे बहुत आप हो सकता है आपने सुना हो या आपने देखा हो, तो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज के आसपास ना यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले वो रहते हैं। उसी की तरीके से आप अगर देखोगे तो इस तरीके से जोन्स डिवाइडेड होती है, और सबसे बाहर जो होता है ना, वो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है या जो बॉस है, वो शहर के एकदम बाहर की तरफ रहते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, अंदर के एरियाज में रहोगे उनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्या तुमको मिलेगा, यहाँ क्या मार्केट वार्केट तुमको लगता है बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पे ये शहर के पास रह रहे हैं, ये सिटी के तरफ रह रहे हैं, देखो ना ये बाहर की तरफ है, तो ये सिटी से बहुत पास में है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और जितना जितना आप बाहर जाते जाओगे, इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। यहाँ पे जो रह रहा होगा भाई, उसके पास अच्छा नहीं होगा, रेंट देने का पैसा नहीं होगा, इसीलिए बेचारा यहाँ रह रहा है ना, कम में रह ले रहा है। यहाँ वाला हो सकता है थोड़ी अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ वाला उससे और अच्छी पोजीशन में होगा, यहाँ वाला और अच्छी पोजीशन में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रांस जोन्स बनी हुई हैं। देखिए टेबल के माध्यम से देख लेते हैं, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हमने फैक्ट्री जो हमने फोटो में दिखाया, ये वो, तो यहाँ पे ये कैसा है, डाउन टाउन कोर, मतलब ये कोर, कोर मतलब होता है जो अंदर का सबसे हिस्सा होता है ना, उसको कोर कहते हैं। यहाँ पे बैंक बिजनेस स्टैब्लिश है, यहाँ पे क्राइम रेट कम है। जोन इन ट्रांजिशन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक्चुअली जो हाउसेज हैं वो डिटोरेटेड हैं, मतलब अच्छी हाउसिंग कंडीशन नहीं है। हाउसिंग का मतलब हाउसिंग में वाटर फैसिलिटीज, शेल्टर, सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी, इवन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो हाउसिंग का मतलब होता है, हाउसिंग फैसिलिटीज का मतलब है घर में जो भी जो जो चीज़ें होती हैं आपके जीवन यापन के लिए, घरेलू चीज़ें, वो उन सबकी अच्छे से चीज़ें नहीं है वहाँ पे। फैक्ट्रीज हैं, पावर्टी भी ज़्यादा है, कांस्टेंट इन्वेजन है बाय द माइग्रेंट्स, कॉमन सेंस वाली बात है ज़्यादातर, क्योंकि वर्कर्स परमानेंट नहीं होते हैं। आज बेचारे आए, काम किया उन्होंने, फिर कम दिहाड़ी हुई, कहीं ज़्यादा पैसा मिल गया तो वहाँ चले गए। तो यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर्टी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। वर्कमैन होम्स जो कि जोन 3 है, जोन 3 में सेकंड जनरेशन माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ जोन 2 से बाहर निकल गए, ठीक है ना। जोन 2 से अच्छा हो सकता है थोड़ा कमाने लग गए हों, मतलब अच्छी कंडीशन हो गई, पहले जोन 2 में थे, जोन 3 में चले गए। फिर जोन 4 में मिडिल क्लास वाले लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी कम है। कम्यूटर जोन जो कि बाहर है एकदम, सब वेल्दी रेजिडेंस या कह दीजिए बॉस लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे लोएस्ट है। तो आई होप आपको सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी समझ में आई हो, जो कि शिकागो, और ये ध्यान रखिएगा, इट्स गिवन बाय द शिकागो स्कूल ऑफ थॉट ऑफ सोशोलॉजी, तो ये इस बारे में ध्यान रखिएगा और ईयर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम मिशेल फुको के, जो सोशल कंट्रोल के ऊपर जो उनका थॉट प्रोसेस है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मिशेल फुको का मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी हम अब यहाँ पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ भी सकते हो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। देखिए क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें, तो स्कूल में एजुकेशन सिस्टम को क्यों हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि आपको क्या कहा जाता है, हम भी जब पढ़ते थे तो कॉमन सेंस की बात है, हम अगर अपने मन से कोई एक दो लाइन भी क्रिएटिव होके थोड़ा लिख देते थे ना, टीचर काट देता था। टीचर कहता था यही वाली लाइन लिखो, यही करनी है सबने याद, यही वाली लाइन होनी चाहिए। तो स्कूल का सिस्टम क्या करता है, आपको डोसाइल बॉडी बनाता है। डोसाइल का मतलब होता है जिसकी जो जो एक हार्ड मास का पुतला है, जिसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। जैसा लीडर कहेगा या जैसा जो हेड है वो जैसा कहेगा, वो कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। तो वो वाला चक्कर है। तो फूको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं दीज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन है, ये जो प्रिजन्स हो गए, जेल सिस्टम हो गया, हमारा स्कूल सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब चीज़ें। तो ये क्या कर रहा है, डिसिप्लिनरी सोशल कंट्रोल हम पे कर रहा है। बिकॉज दे डिसिप्लिनरी मतलब ये हमें ओबीडियंट बनाना चाहता है। वही कह रहे हैं ना, अगर स्कूल में हमने ये स्पेलिंग याद कर ली होती है, जिन्होंने याद करी वो हमेशा टीचर की नज़रों में बहुत ऊपर रहे, वो स्कूल प्रिंसिपल भी उनको प्रेस करता था, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको यहाँ पे यही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या है फुको का क्या थॉट प्रोसेस है। बिकॉज दे ईच रिलाई ऑन द डिटेल्ड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली ट्रेंड, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें कंट्रोल किया जाता है, हमें
लगातार ऑब्जर्व किया जाता है टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज, टू ट्रांसफॉर्म द क्रिमिनल्स इनटू द लॉ अबाइडिंग सिटीजन। चिल्ड्रन, अभी मैं बताऊंगी कैसे क्रिमिनल्स को लॉ अबाइडिंग सिटीजन से बदलने की बात हो रही है। चिल्ड्रन इन इनटू एजुकेटेड प्रोडक्टिव एडल्ट्स, रिक्विट्स इनटू द डिसिप्लिन सोल्जर्स, पेशेंट्स इनटू हेल्दी पीपल। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, एजुकेशन सिस्टम में भी होती हैं, प्रिजन में भी होती हैं। प्रिजन में तो क्या होता है, आसपास जैसे पेनॉप्टिकन मॉडल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, उस पर इस तरीके का होता है, बीच में एक, यहाँ पे एक सोल्जर बिठा देंगे, और और यहाँ पे ये सब कैदियों के जेल है, ठीक है ना, जिसमें कैदी बंद है। तो अब ये कैदी जब यहाँ से या इधर उधर से देख रहे हैं तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये आदमी हमको देख रहा है कि किसको देख रहा है। तो ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करते कि जिससे ना इस बीच वाले को पता चले और ये हम पे कार्रवाई करें, क्योंकि इनको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो ये अभी हम पे कुछ क्या कहते हैं कार्रवाई कर दे, पता चल जाए इसको कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे या हम बात भी कर रहे थे एक दूसरे से। तो ये फिर क्या करते हैं ना, रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे इस आदमी को शक हो, या ये कह दीजिए सीसीटीवी लगा दिया जगह जगह जेल में। अब जेल में इतना सीसीटीवी लगा हुआ है, तुम क्या ही करोगे वहां जाके, ठीक है ना। उसी तरीके से स्कूल में भी ये सब होता है, सीसीटीवी लगा हुआ है, अब शरारत कर ही नहीं सकते क्योंकि फादर देख रहा है हमारा। तो फुको आर्ग्यूज दैट द आइडियल्स ऑफ द डिसिप्लिन एज अ मींस ऑफ सोशल कंट्रोल इज टू रेंडर इंडिविजुअल डोसाइल, डोसाइल बनाने के लिए कर रहे हैं। दोज डू नॉट मीन, that does not mean that they have become passive or sheep like, but the disciplinary training simultaneously increase their abilities, skills and unusefulness while making them more compliant and manipulative। ठीक है ना, यहाँ पे उनको पैसिव या इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसिव या शीप लाइक बना रहे हैं, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है कि उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स यूज कर पाए वो आगे चल के जैसा वो चाहते हैं कराना, ठीक है ना। ओके, तो द चीफ कंपोनेंट ऑफ डिसिप्लिनरी सोशल कंट्रोल इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक प्रिजन एंड स्कूल्स आर, यहाँ पे प्रिजन और स्कूल का एक तरीके से एग्जांपल दे के समझाने की जो फुको है उन्होंने कोशिश करी है। देखिए तीन चीजें होती है, एक सर्विलेंस, सर्विलेंस मतलब कैमरा लगा दिया आपके ऊपर, या ये कह दीजिए आपके ऊपर आई रखी जा रही है। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आप ये जो नॉर्म्स हैं वो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दिए गए हैं कि अब जो है वो आपके में अंदर ही अंदर इंटरनलाइज कर लोगे। फिर आपको एग्जामिन भी करेंगे कि आपको पहले आप पे नज़र रखेंगे, आपको नॉर्म सिखाएंगे, और उसके नॉर्म्स भी सिखाने के तरीके हैं, आप पे रूल वो लगेगा, अगर आप कर लोगे फॉलो तो रिवॉर्ड देंगे, नहीं करोगे तो पनिशमेंट देंगे। फिर आपका एक एग्जाम भी लेंगे लगातार, जिससे कि क्या हो, आप कि हम एक रिजल्ट निकाल सकें कि आपको फाइनली करना क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल एंड में एग्जाम किया, दवाई वाई दी, बढ़िया सब प्रिजन में सब कुछ हुआ, उसके बाद एग्जामिन किया तो पता चला कि ज़्यादा कुछ सुधार नहीं आया इसके में, मतलब जैसा चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए या कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करे, जैसा भी वो चाहते हैं कराना। तो क्या होगा फिर, उस तरीके से आपकी आगे की क्रिया को वो लोग तय करेंगे। उसी तरीके से स्कूल्स में भी होता है, एग्जाम क्यों लेते हैं, एग्जाम इसीलिए लेते हैं, पहले सिखाते हैं, पहले नजर रखते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद जो है एग्जाम लेते हैं, फिर एग्जाम के बाद एक रिजल्ट दिखाते हैं, और रिजल्ट में अगर कम आ जाए तो दिखाते हैं एवरेज था बच्चा। So surveillance refers to the various means used to make the lives and activities individual visible to the authorities. Like जो ये 1979 यही इसी की बात करी थी, 1791 में जर्मनी बेंथम ने पब्लिश करी थी अपनी बुक ऑन द आइडल प्रिजन, द पेनॉप्टिकन और द सीइंग मशीन। पेनॉप्टिकन का ही मैं एग्जांपल दे रही थी कि आसपास ऐसे अपन प्रिजन्स हैं और यहाँ पे बीच में एक सोल्जर या कह दीजिए एक पर्सन है, उसको खड़ा कर दिया, तो सर्विलेंस कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, द प्रैक्टिस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफर्स टू द वे इन विच द नॉर्म, जैसे कि लेवल ऑफ मैथ ability expected from grade 2 student are first established and then used to access differentiate rank individuals according to their ability, student A, B, C, D, etc. Minor sections sanctions are used to continuously modify behavior that does not comply with correct conduct. Rewards are given for good behavior and penalties for bad. तो हमको नॉर्म सिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सेकंड क्लास का जो बच्चा है ना उसको कितनी मैथ्स आनी चाहिए, कितने लेवल की मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ले रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ टेस्ट इन स्कूल्स, मेडिकल एग्जामिनेशंस इन हॉस्पिटल्स, inspections in prisons, year end review in the workplace bring together surveillance and normalization in a way that enables each individual and each individual's ability to be asserted, documented and known by the authorities on the basis of examination। जो वो लेते हैं, एग्जामिनेशन का मतलब है फाइनल एनालिसिस आपका करेंगे। इंडिविजुअल्स अब जब एग्जामिनेशन कर लेंगे तो इंडिविजुअल्स विल बी सब्जेक्टेड टू डिफरेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स मोर सुटेड टू देम। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे वो एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब रिसीव एन इनरिच एजुकेशनल प्रोग्राम उन्हें दिया जाएगा, लेकिन जो पुअर स्टूडेंट्स होंगे उनको रेमेडियल लेसन्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन का एग्जाम्पल दे दिया, स्कूल का एग्जाम्पल दे दिया। उसी तरीके से प्रिजन में अगर आप कंडीशन देख लोगे तो प्रिजन में जो अच्छा कर लेंगे हो सकता है उनको रिहा कर दें, या हो सकता है कि उनको जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा एजुकेशन या जो भी उनका थोड़ा भला बुरा कर दें, रिहाई करेंगे, आप ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। और जो पुअर बच्चे हैं, जो बच्चा सॉरी जो ऐसे कैदी हैं जिनमें अभी ऐसा कुछ या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ऐसा कुछ सुधार नहीं दिखा है,
उनको भाई और सजा देंगे या उनके साथ और कुछ करेंगे। ग्लोबल रेस सोसाइटी क्या है? ग्लोबल रेस सोसाइटी बेक के द्वारा, उल्रिक बेक के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ही आर्ग्यूड दैट इन लेट मॉडर्निटी increase in productivity and technology have created new manufactured risks, dangers not faced before. Many involve harm to the environment on a global scale, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। मतलब मॉडर्निटी, जो लेट मॉडर्निटी है, उसने प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसके मतलब मॉडर्निटी की वजह से टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी, बट उसके वजह से रिस्क बढ़ गया किस चीज़ का? ग्लोबल स्केल पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना? पेनॉप्टिकन का मैंने यहाँ मतलब डाल दिया, सोशल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल वेयर पीपल नो that while they are not watched all the time, they may be watched at any time। वही है ना, कि इनको लगता है कि कभी भी देखे जा सकते हैं। सर्विलेंस क्या है? सुपरविजन और क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। ओके, सो नेक्स्ट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है? तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, प्रोफेसी का पहले मैं मतलब बता देती हूँ। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है ना? मान लीजिए आपके बारे में कोई कहे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, कह रहे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप फिर बन के दिखाओगे, आप वैसे बनने लग जाओगे, बनकर दिखाने लगोगे वैसे। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे, आपके टीचर कहे कि आप बहुत खराब बच्चे हो, बहुत खराब बच्चे हो, हो सकता है आप एवरेज हो, आप ज़्यादा खराब ना हो, खराब ना हो मतलब खराब वैसे कोई नहीं होता, बट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा 90% वाले बच्चे ना हो, 80% 70% वाले बच्चे हो। बट अगर आपको बार बार आपके टीचर कहे कि तुम तो बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो, तो आप एक तरीके से बन ही जाओगे। आप इस तरीके की चीज़ें खुद ही करने लगोगे कि आप के खराब मार्क्स आए, या आप एक तरीके से हो सकता है गिव अप कर दो कि पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी को पूरा करना। तो एक साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है वेयर बिलीफ और एक्सपेक्टेशन वेदर ट्रू एंड फॉल्स। हो सकता है कि आप सच में अच्छे हो सकता है आप एवरेज ही हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कॉज एन इंडिविजुअल टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स द बिलीव कम ट्रू। तो इस तरीके का एक्ट ही करने लगोगे कि वो सत्य लगने लगेगा। नेगेटिव लेबल्स, जिसको हम गोलेम इफेक्ट भी कहते हैं, पॉजिटिव लेबल जिसको पेगमोलियन इफेक्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा पहले, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो लेबल, पॉजिटिव लेबल का मतलब है लेबल्स लाइक गिफ्टेड लीडर कैन बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड एनकरेज इंडिविजुअल टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट लीडिंग टू हाई अचीवमेंट। अगर आपको पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा तो हो सकता है कि आप इतना प्रोत्साहित हो जाएं और हायर अचीवमेंट्स की तरफ जाएं, एफर्ट्स डालें। बट अगर आपको नेगेटिव लेबल्स मिलेंगे तो लेजी, डम, फेलियर, ऐसे लेबल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को, और इंडिविजुअल जो है वो अंडर परफॉर्म करने की स्थिति में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पनिशमेंट। और अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पनिशमेंट मतलब क्या होता है? किसी नॉर्म को नहीं पूरा किया, या मतलब सजा मिलना बेसिकली। ठीक है ना? तो द पनिशमेंट सिस्टम फॉर क्राइम एंड डेवियंस एम्स टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर थ्रू सैंक्शंस लाइक फाइन, इम्प्रिजमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, गाइडेड बाय थ्योरीज जैसे कि रिट्रीब्यूशन। अभी हम थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन पनिशमेंट का बेसिकली मतलब ये है, पनिशमेंट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। तो टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, कि आपकी सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर बना रहे, पीस बना रहे, लोग भाईचारे के साथ रहें, कोई मारकाट ना हो, मतलब शांति बनी रहे, उसके लिए जो है क्या करा जाता है? पनिशमेंट दी जाती है। और पनिशमेंट देने का भी माध्यम सैंक्शंस ही हैं। सैंक्शंस जो हो सकती हैं वो आपकी क्या बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकता है आपको मॉनेटरी टर्म्स में लाइक फाइन देना पड़े। ठीक है ना? और देन देर आर मैनी थ्योरीज जिससे पनिशमेंट गाइडेड होती है, लाइक रिट्रीब्यूशन। तो आई फॉर एन आई, ठीक है ना, आंख के बदले आंख। मतलब अगर मान लो आपने मेरा 10,000 का नुकसान किया है, तो आपको भी 10,000 का नुकसान झेलना पड़ेगा। वैसे तो ये जो होगा ये कंपेंसेटरी हो जाएगा, बट अगर आई फॉर आई का मतलब बेसिकली ये है कि जितना तुमने नुकसान किया है उसको, और तुम्हारी पनिशमेंट उतने ही लेवल की होगी। ठीक है ना? अगर तुमने बहुत खराबी करी है किसी के साथ, तो तुम्हारी पनिशमेंट भी उतनी ही हार्श होगी, ऐसा वाला चीज है। डेटरेंस का मतलब होता है टू डिस्करेज फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम। किसी भी क्रिमिनल या किसी भी व्यक्ति को डिस्करेज करना, स्टॉप करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना कि वो आगे जाके क्राइम ना करे, तो उसको डेटरेंस कहते हैं। रिहैबिलिटेशन थ्योरी किस बारे में बात करती है? कि ऑफ रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, रिफॉर्म करना। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है रिफॉर्म करना, मतलब सुधार करना, सुधार। तो रिहेबिलिटेशन मीन्स सुधार करना, जो भी क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, उसको सुधार करना। इनकैपेसिटेशन का मतलब होता है रिमूविंग द ऑफेंडर फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से ही हटा दो तो क्राइम, मतलब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा खूंखार टाइप का क्रिमिनल है, वो सोसाइटी में मतलब उसका रहना ठीक नहीं है, तो उसको यहाँ से मतलब कहीं दूर भेज दिया, या हटा ही दिया एकदम। या ये कह दो कि उसको जेल करा दी। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो उसको तुम जेल करा दो, तुम उसको तिहाड़ डाल दो। ठीक है ना? या हो सकता है उसको कहीं, अब जहाँ भी तुमको लगे कि सबसे बड़ी जेल है, वहाँ डाल दो। ठीक है ना? उसके खिलाफ बहुत सारी धाराएं लगा दो, ठीक है ना, उस क्राइम के हिसाब से।
तो उसको सोसाइटी में लोगों के बीच से हटा दो किसी तरीके से, तो उसको कहते हैं इनकैपेसिटेशन। ओके, तो वाइल क्राइम लीड्स टू द फॉर्मल लीगल पनिशमेंट, डेविएंट एक्ट्स ऑफन रिजल्ट इन इनफॉर्मल, अरे मतलब क्राइम के लिए लीगल पनिशमेंट या जेल वेल होती है, बट हमने जैसे शुरू में भी बात करी थी कि डेविएंट एक्ट्स के लिए सोशल डिसअप्रूवल और इनफॉर्मल सोशल सेंक्शंस लाइक हो सकता है कि आसपास वाले क्रिटिसाइज कर दे, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें कोई इतना हार्ड पनिशमेंट नहीं होती। मैं एक बार फिर से बता दूं, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितना सीवियर तुम्हारा क्राइम होगा उतनी बड़ी तुमको सजा मिलेगी। डिटरेंस का मतलब होता है आपको किसी तरीके से क्राइम करने से रोका जाए, ठीक है, हो सकता है आपको इतना ज्यादा डराया जाए या इतनी इतनी आपके पे धारा लगा दे कि आप जो है रुक जाओ, इसका काम है स्टॉप करने का। रिहेबिलिटेशन का मतलब है जो ऑफेंडर है उसका सुधार करेंगे। और इनकैपेसिटेशन का मतलब है कि सोसाइटी से ही हटा दो व्यक्ति को, ठीक है ना, रोकने की यहाँ बात नहीं हो रही, हो सकता है आप इसमें इसमें कंफ्यूज हो जाओ, बट रोकने की बात नहीं हो रही, उसको हटाने की बात हो रही है। अब एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। फॉर्मल का मतलब हमने पहले भी बात करी, लीगल, और इनफॉर्मल सोशल भी कह सकते हो, या चलो सोशल कह लो, यहाँ पे पर्सनल वाला कोई एंगल नहीं निकल रहा, ठीक है ना, या ये कह दो थोड़ा सा करीबी वाला मामला है, करीबी, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी को ले सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं बताती हूँ कैसे। देखो, फॉर्मल लीगल जो होगा उसमें फाइन्स पड़ेंगे। पनिशमेंट किस तरीके की होगी, फाइन्स, इम्प्रिजमेंट, ठीक है ना, हो सकता है 14 साल की हो जाए, हो सकता है 1-2 साल की जेल हो जाए, प्रॉपर्टी का जब्त कर लेना, कम्युनिटी सर्विसेज को बंद करा देना, कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी, ये सब चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मल में ऑस्ट्रिकाइजेशन, शेमिंग, गॉसिप करना, सोशल एक्सक्लूजन कर देना, फॉर लेस सीवियर डेविएंट एक्ट्स नॉट क्लासिफाइड एज क्राइम्स, ठीक है ना, आपका हो सकता है कि आपको थोड़ा सोसाइटी से निकाल दिया जाए, ठीक है ना, हो सकता है आपका मतलब बेसिकली आपका सोशल एक्सक्लूजन हो जाए या कास्ट एक्सक्लूजन हो जाए। तो ये उस तरीके की पनिशमेंट नहीं है कि आपको जेल हो जा रही है और आपको कैपिटल पनिशमेंट हो रही है या आपको डेथ पेनल्टी हो जा रही है। ये थोड़ा आपका सोसाइटल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, ये कह दीजिए आपके थोड़ा बिरादरी बिरादरी या जिस भी कम्युनिटी के आप पार्ट हैं उस लेवल पे हो रही है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी सैंक्शंस के केस में इनफॉर्मल क्या होता है वही है, ठीक है ना। डेटरेंस थ्योरी चलिए समझ लेते हैं। टू डेटर मतलब टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग और डूइंग। डेटरेंस इज द इम्पोजिशन ऑफ हार, इतनी कड़ी पनिशमेंट तुम पे लगाएंगे कि तुम स्टॉप हो जाओगे, टू स्टॉप द डेटर द ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंस। एम ये है टू प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम इंस्टिलिंग द फियर्स ऑफ पनिशमेंट इन बोथ द इंडिविजुअल ऑफेंडर एंड द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को भी डर रहेगा कि भाई अगर हम कुछ क्राइम करेंगे तो हमारे साथ भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि ऐसी फीलिंग ऑफ फियर ले आए आपके अंदर, इतना तुम डर जाओ कि तुम बस स्टॉप कर दो किसी तरीके से कि तुम्हें नहीं करना। अब ये करने के ना इसमें पीछे 2-3 चीजें होती है, जैसे पनिशमेंट शुड बी स्विफ्ट, सर्टेन, सीवियर, ठीक है ना, मतलब तुरंत कार्रवाई हो। तुमने यहाँ पे क्राइम किया, अब क्राइम तुमने किया है, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हो, ठीक है ना, और कड़ी कार्रवाई हो। तो इस तरीके के मेजरमेंट्स यहाँ लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये जेमी बेंथम ने ये 3 चीजें बताई हैं। अब देखिए 3 पिलर्स को समझ लेते हैं। सिवियरिटी का मतलब है द पनिशमेंट मस्ट बी हार्श, मतलब कड़ा दंड मिलना चाहिए। इफ द प्रॉफिट ऑफ अ क्राइम इज $1000, द फाइन इज ओनली 100 देयर इज नो डेटर। मतलब जितना तुमने जितना $1000 का चोरी करा है या क्राइम किया है, तो तुम्हें 1000 मतलब 100 का नहीं लगेगा, 1000 का लगाना है तुम पे। इतना सीवियर करेंगे, मतलब क्राइम करने वाले को ही पता हो कि मैं अगर ये चोरी कर रहा हूँ और पकड़ा गया, या चलो मैं पकड़ा ही जाऊंगी 100% केसेस में, ये भी एश्योरिटी देंगे कि तुम पकड़े भी जाओगे, ठीक है ना, तो मुझे इतना दंड देना पड़ेगा, तो मैं क्राइम ना ही करो तो ज्यादा अच्छा, पता चला लेने के देने पड़ गया। Certainty, this is often considered the most important pillar. If the person believes that there are 99% chance they won't get caught, even death sentence may not deter them. If a person ये believe करता है कि there is 99% they won't get caught, even a death sentence may not deter them, ठीक है ना, इसीलिए सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, यहाँ लिखा है वैसे कि 99% है कि पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो उसको डेथ पेनल्टी से भी डरने लगेगा। लेकिन अगर उसको ये विश्वास दिला दिया जाए, सोसाइटी में ये बता दिया जाए कि 99% आपका वही, यहीं पे तो पुलिस पीछे रह जाती है ना, यहीं पे तो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही क्रिमिनल्स को, चोर को नहीं पकड़ पा रही, क्रिमिनल मतलब जो खूनी है उसको नहीं पकड़ पा रही। अगर वो ये दिखा दें, ये शो कर दे अपने डेटा में कि भाई, और ये साबित भी कर दे कि 99% जो है तुम पकड़े ही जाओगे, इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है हमारी, तो क्या होगा, वो डरेगा, ठीक है ना। तो सर्टेनिटी, एश्योरेंस होना चाहिए। सेलेरिटी, स्विफ्टनेस, मतलब पनिशमेंट मस्ट फॉलो द क्राइम क्विकली, जैसे ही क्राइम किया तुरंत कार्रवाई, तुरंत। द मेंटल लिंक बिटवीन द एक्ट एंड द पेन इज वीकेंड। अगर ज्यादा टाइम ले लेते हो, पनिशमेंट देने में ज्यादा टाइम दे देते हो, तो भाई व्यक्ति का क्या होता है कि उसने क्राइम किया और उसको क्राइम का जो दंड है, उसका जो मतलब दंड पाने की जो उसके अंदर अंदर डर है, वो खत्म होता जाएगा, ठीक है ना, ऐसा वाला। नेक्स्ट है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है रीपेमेंट।
जितना नुकसान किया है उतना तुम हमको वापस दोगे। इट लुक्स एट द पास्ट, रिपेइंग अ डेप्थ फॉर अ क्राइम ऑलरेडी कमिटेड, ऑल्सो नोन एज एन आई फॉर एन आई। वही है ना, जितना जितना नुकसान किया उतना तुम हम मतलब उतनी उस लेवल की तुम्हें पनिशमेंट देंगे। टूथ फॉर अ टूथ, नेल फॉर अ नेल, लिम फॉर अ लिम, पैर के बदले पैर, दांत के बदले दांत, नाल के सॉरी नेल के बदले नेल, नाखून के बदले नाखून, आंख के बदले। दिस व्यू होल्ड द पनिशमेंट इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू अ क्राइम एंड इट डिजर्व बाय द ऑफेंडर। डिजर्व करता है तभी दे रहे हैं, क्योंकि उसने गलत किया है तो उतना ही वापस करेगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिवॉर्ड फॉर द मिसडीड, एस्टॉट एंड हीगल कहते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिफॉर्म करना, मतलब हम सुधार करना चाह रहे हैं, बढ़िया लोग हैं। फोकसेस ऑन रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर टू बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। दिस अप्रोच एम्फसाइजिंग एजुकेशन, थेरेपी देना, अदर अलग टाइप के ट्रीटमेंट, मतलब दूसरे टाइप के ट्रीटमेंट देना टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर एंड रिड्यूस द रीऑफेंडिंग। ओके, कि वापस ना जाए। इन कैपेसिटेशन, इन इसमें क्या होता है, सीक्स टू प्रिवेंट द क्राइम by removing the offender from the society, सोसाइटी से हटा देंगे, thereby making it impossible for them to commit further crimes against the, मान लीजिए कोई सीरियल किलर है, अब वो साइको है, चलो साइको वाला केस ले लो, साइको है बंदा, पागल है एक तरीके से, ठीक है ना, वो अगर तुम उसको मान लो मतलब अगर तुमने छोड़ दिया ना तो वो सेफ नहीं है सोसाइटी में, उसको मेंटल असाइलम या जेल वेल में भर्ती करो। दिस इज ऑफन अचीव थ्रू द इम्प्रिजमेंट, जेल करा के, प्रिजन करा के, और अदर फॉर्म्स ऑफ रिमूवल फ्रॉम द कम्युनिटी। हो सकता है डेथ पेनल्टी दे दो, मतलब बहुत सीवियर केसेस में तो ऐसे कर भी सकते हो। फेलोनी और मिस डेमिन और क्या होता है, वो देखिए, जो फेलोनीज होती है वो सीरियस क्राइम्स होती हैं, और ये ना लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं, लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं। सीरियस क्राइम्स में क्या होता है, मर्डर, रॉबरी, जिस पे पनिशमेंट मिले ओवर एन ईयर इन अ स्टेट प्रिजन, लीडिंग टू लॉस ऑफ राइट्स लाइक वोटिंग, गन्स, ठीक है ना। लेकिन मिस डिमिनोर क्या होता है, ये लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं, लाइक पेटी थेफ्ट, छोटी छोटी चोरियां करना, सिंपल असॉल्ट। इसमें पनिशमेंट जो होती है वो लोकल जेल वेल में, फाइन छोटा मोटा लग गया, प्रोबेशन पे भी छूट जाओगे, विथ फ्यूअर लॉन्ग सिविल राइट्स इम्पैक्ट। ठीक है ना, इसमें मतलब आपके ऐसे जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनका इतना हनन नहीं होगा, आप चोरी चकारी करते हो आपको थोड़ी बहुत सजा वजा मिल जाएगी, पर ये लेस सीरियस क्राइम्स है। मर्डर और रॉबरी तो बहुत बड़े क्राइम्स है, इसके लिए सीवियर पनिशमेंट मिलती है। ओके, अब थोड़ा बहुत और इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए ये अरेस्ट पावर के बेसिस पे है, ठीक है ना। कॉग्निजिबल वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे पुलिस हैव अ ड्यूटी टू एक्ट इमिडिएटली, मतलब तुरंत गिरफ्तार कर सकते हो, मतलब पावर टू अरेस्ट ऑन इमीडिएट बेसिस, दैट इज कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल क्या होते हैं, प्राइवेट और लेस सीरियस रॉन्ग्स हैं, द पुलिस कांट अरेस्ट यू और इवन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट अ फॉर्मल ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। बेलेबल तो और नॉन बेलेबल का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। बेलेबल का मतलब होता है कि इफ यू आर अक्यूज ऑफ अ माइनर ऑफेंस, जैसे बाई मतलब घूसखोरी करी, यू हैव अ लीगल राइट टू बी रिलीज ऑन अ बेल एज सून एज यू प्रोवाइड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो आपको बेल पे क्या मिलेगी, बेल एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, तो आपको मतलब आप फ्री हो जाओगे। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जैसे अगर मान लीजिए आपने मर्डर का केस किया है, रेप का केस किया है, पॉस्को लग गया फॉर एग्जाम्पल, आप पे पॉस्को लग गया, तो आपको क्या, आपके साथ क्या होगा, नॉन बेलेबल है। फॉर सीरियस क्राइम्स यू कांट डिमांड बेल, यू मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट एंड द जज विल डिसाइड बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड द रिस्क। अब डिफरेंस देख लेते हैं, देखिए जो ये लेस सीरियस क्राइम्स हैं, मिसडिनोर एंड फेलोनी, मिस डिमेनोर, ओके, एंड दिस इज सीरियस क्राइम्स या सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है ना। ये नॉन कॉग्निजिबल होते हैं, ठीक है ना, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल देखा ना कि इसमें अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकते, ये बेलेबल होते हैं, ये नॉन बेलेबल होते हैं। देखिए उल्टा ही हो गया, पुलिस कांट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, क्योंकि तुमने इतना गंदा क्राइम किया है कि तुम्हें तुरंत उठा लेंगे, इसमें विदाउट वारंट नहीं कर पाओगे। इसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होगी, इसमें नहीं चाहिए होगी, तुरंत कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन। ये लेस सीरियस होते हैं, इसमें सीरियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ, ये सब आता है। बेल यहाँ पे राइट हो जाता है, यहाँ पे बेल एक डिस्क्रिशन हो जाता है, ओनली द कोर्ट कैन डिसाइड। पुलिस सॉरी ऑफिसर कोर्ट मस्ट ग्रांट इट, ऑफन ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट के थ्रू ही इसमें जेल वेल होगी। इसमें क्या होगा, ऑफन ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ले जाया जाएगा यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। ओके, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के थ्रू ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा बेल वेल लेने के लिए भी, और आपके आगे की सुनवाई के लिए भी। पैरोल एंड प्रोबेशन क्या होता है, देखिए प्रोबेशन और पैरोल पहले दे। प्रोबेशन क्या होता है, ग्रांटेड बिफोर और इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट सेंटेंस, ग्रांटेड आफ्टर सर्विंग, मतलब ये कुछ टाइम बाद आप जेल में मान लीजिए रहे, आप नहीं मतलब कोई व्यक्ति जेल में रहा, कोई प्रिजन में रहा, तो एक पॉइंट मतलब वो जब एक अच्छा खासा समय बिता लेगा उसके बाद उसको पैरोल पे छूटेगा। लाइक हम संजय दत्त का केस सुनते हैं कि इतना एक पर्टिकुलर
टाइम तो आपको बिताना ही पड़ेगा, तब पैरोल पे निकल पाओगे। प्रोबेशन में क्या होता है, ग्रांटेड बिफोर और इन प्लेस ऑफ प्रिजन सेंटेंस, प्रिजन सेंटेंस के बेसिस पे, मतलब से पहले भी मिल सकती है और प्रिजन सेंटेंस की जगह पे भी आपको मिल सकती है। डिटरमाइंड बाय द जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, डिटरमाइंड बाय द, यहाँ पैरोल बोर्ड बैठता है यहाँ पे, कोर्ट मतलब जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये देख सकता है। ऑफन रिजर्व फॉर फर्स्ट टाइम या नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स के लिए है ये गुड बिहेवियर, मतलब ये उन लोगों के लिए जो नए नए गुनाह करते हैं या थोड़ा बहुत गलत काम कुछ कर दिया तो इनको जो है, क्योंकि इन इसीलिए देखो ना, इनको प्रिजन सेंटेंस देने के बदले इनको प्रोबेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई जेल में भर भर के करोगे क्या? हमारा जो एम है वो तो रिफॉर्म करने का है ना, हमें कोई किसी का दुश्मन थोड़ी है हम, इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है ऐसा, मतलब मॉरल सेंस में अगर देखो तो इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पे सुधार के चांसेस हैं। यहाँ पे ये है कि वो कोई बड़ा ही कांड करके गया होगा तभी अंदर पैरोल पे छूट रहा है, बेस्ड ऑन गुड बिहेवियर कंडक्ट वाइल, सॉरी जेल में जब था। यहाँ पे प्रोविजन ऑफिसर होता है या पैरोल ऑफिसर होता है, लीड्स टू रीसेंटेंसिंग एंड इम्प्रिजनमेंट, अगर मान लीजिए अगर आपने पैरोल प्रोबेशन या पैरोल के जो टर्म्स है उनको अगर उल्लंघन किया तो प्रोबेशन के केस में आपको रीसेंटेंसिंग एंड जेल हो सकती है, और पैरोल में हो सकता है कि आपकी पैरोल कैंसिल कर दी जाए तो और आपको प्रिजन में ले जाए। असाइलम क्या है ये भी मैं बात कर चुकी हूँ, एंड आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्टिग्मा। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, वैसे मैं डिटेल में वीडियो कर चुकी हूँ। देखिए बस ये ध्यान रखिएगा, असाइलम जो ऐसे ऑन द सोशल सिचुएशन एंड मेंटल पेशेंट्स एंड अदर, सॉरी ऑफ मेंटल पेशेंट्स एंड अदर इनमें 1961 है ये, दिस इज अ बुक बाय गॉफमैन, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही काम गॉफमैन के हैं, स्टिग्मा एंड दिस। इसमें इन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी है, एक टोटल इंस्टीट्यूशन, टोटल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपका रिसोशलाइजेशन हो रहा है, मतलब आपका समाजीकरण एकदम शुरू से हो रहा है, ठीक है ना, आप जैसे थे आपका एकदम बदलाव हो जाएगा, अब आप कोई दूसरा नए व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है ना। अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहाँ पे आप पे इतना ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, इतना ज़्यादा आप रूल्स को लेके आपके इतना काबू के रूल्स को इतना ज़्यादा आप पे थोपा जाएगा कि आपकी एकदम पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। यू बी लाइक कि नाउ आई कुडेंट डू एनीथिंग एल्स, आप जैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जाओगे तो इतनी बार फॉर एग्जांपल आपको शॉक देंगे या ऐसी दवाइयाँ आपको खिलाई जाएंगी कि आप पहले हो सकता है रेजिस्ट भी करते हो, लेकिन आपको मजबूर किया जाएगा कि आप खाओ ही खाओ। तो यहाँ जो टोटल इंस्टीट्यूशन है ये कोई हैप्पी गो लक्की वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है ये आप पे काबू करने की कोशिश कर रहा है, इंडिविजुअल को एक डिसिप्लिन पर्सन बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा हमने अभी फुको के केस में देखा था। तो वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइक सिचुएटेड इंडिविजुअल्स कट ऑफ फ्रॉम द, अच्छा ये बाहर वाली दुनिया से अलग कर दिया जाएगा आपको, लीड्स टू ए इनक्लोज फॉर्मली एडमिनिस्टर्ड राउंड ऑफ लाइफ, जैसे प्रिजन, मिलिट्री बूथ, कैंप्स, बोर्डिंग स्कूल्स एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल। दूसरी चीज जो इस काम में इन्होंने बताई है वो है मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ। मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ का मतलब होता है आपकी जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, ये कह दो शरीर से आपकी आत्मा को एक तरीके से अलग कर दिया जाए, या आपको किलिंग, मतलब मोटिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली किलिंग, किलिंग ऑफ सेल्फ, कि मतलब आपकी आत्मा मर दी गई, ऐसा वाला चीज़ है। तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर की दुनिया में एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अगर आप जेल में जाओगे तो आप एक कैदी हो गए, आपका नाम मान लीजिए पहले कुछ था, अब आप 001 हो, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा आपका कुछ, मान लीजिए आप बहुत महान कोई व्यक्ति थे, लेकिन अंदर आके आप क्या कर रहे हो, आप किचन में खाना बना रहे हो या झाड़ू लगा रहे हो, ठीक है ना, तो आपका एक तरीके से जो सेल्फ एस्टीम है वो भी कहीं ना कहीं टूट गया, ठीक है ना। आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, अब आपको कोई बाहर वाले नाम से नहीं बुलाएगा, अब आपको कहेंगे कैदी नंबर 001। आप वो कपड़े पहनोगे, हो सकता है आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हो, लेकिन अब आप वो कपड़े पहनोगे जो एकदम साधारण हो, खुद कपड़े धुलोगे, बाहर हो सकता है कपड़े ना धुलते हो, ठीक है ना। आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो और एक एकदम अप एंड डाउन हो गया आपकी एकदम सेल्फ, मतलब वो कहते हैं ना सेल्फ वर्थ खत्म हो गई आपकी नजरों में, आपकी खुद की भी, ठीक है ना। दूसरों में क्या खत्म होगी, आप अपने को ही सोच रहे हो मेरे साथ ये क्या हो गया। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस स्ट्रिपिंग अवे ऑफ अवे अ पर्सन्स prior identity upon entry, symbolized by the loss of personal possessions, wearing uniforms and being assigned numbers to or labels, ठीक है, जो मैंने बताया। ये हम वैसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट मेरा यहाँ पे मैराथन में आपको ये बताने के से पीछे का कारण ये है कि ये उनका वर्क है। और ये ध्यान रखिएगा टोटल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, मोटिफिकेशन का क्या मतलब है, ये बुक कौन से ईयर में आई। दूसरा स्टिग्मा है, स्टिग्मा का मतलब होता है कोई लेबल या टैग लगा देना आपके ऊपर। इसका पूरा नाम है नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्पॉइल्ड आइडेंटिटी 1963। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें इन्होंने दो टाइप के स्टिग्मास की बात करी है, या ये कह दीजिए दो टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, एक होते हैं डिस्क्रेडिटेड इंडिविजुअल्स और होते हैं डिस्क्रेडिटेबल इंडिविजुअल। डिस्क्रेडिटेड इंडिविजुअल्स वो हैं जिनके स्टिग्मा सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है, लाइक आपके जो फेस है उसके ऊपर कोई स्कार है। डिस्क्रेडिटेबल इंडिविजुअल्स वो हैं जिनके जो स्टिग्मास हैं,
ठीक है ना, जो टैबू है वो कहाँ है, हिडन है। लाइक HIV स्टेटस है, मान लीजिए किसी व्यक्ति अ, कोई HIV का पेशेंट है, कह दीजिए HIV से पीड़ित है, ठीक है ना, किसी भी कारणवश हो सकता है कि वो मतलब क्या कहते हैं, जन्म ही उसका बेचारे का ऐसा हुआ, ठीक है ना, उनके माता पिता में से किसी को रहा हो, तो ये चीज़। तो पीपल मैनेज स्टिग्मा, अब ये स्टिग्मास कैसे मैनेज करते हैं ये भी उन्होंने बताया, लाइक पासिंग, ठीक है ना, या कवरिंग करके, कवरिंग मतलब अपना मुंह ढक लिया या छुप गए। पासिंग का मतलब ये है कि जैसे आप इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए, आपने ओपन अप नहीं हुए, आपने खुद ही नहीं बताया किसी को, ठीक है ना, आपने छुपा लिया। तो ये जो हिडन स्टिग्मास होते हैं ना, इस तरीके से छुपाए जा सकते हैं। या तो आप ओपन अप नाउ, लाइक गे पर्सन नॉट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो इतना विश्वास नहीं करता। कवरिंग का मतलब हो गया वेयरिंग सन ग्लासेस टू हाइड एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये एक एग्जांपल है इसका। बाकी स्टिग्मा स्पॉइल्ड आइडेंटिटी अकर्स व्हेन अ पर्सन इज रिड्यूस्ड टू द स्टिग्मा लाइक द फॉर्मर प्रिजनर बीइंग डिस्ट्रस्टेड डिस्पाइट रिहेबिलिटेशन, मतलब किसी के ऊपर ये टैग लगा दिया, लेबलिंग कर दी, स्टिग्मा कर दिया कि तुम तो ऐसे ही हो। जैसे फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से भी हो सकता है, मेंटल इलनेस, क्रिमिनल हिस्ट्री, किसी वजह से भी व्यक्ति को डिस्क्रेडिट, डिस्क्रेडिट का मतलब होता है डिफेम करना या शेम करना, तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस मैराथन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। ओके, बाय।